तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है। और आरटीआई जो है ये इम्पोर्टेंट सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरे देश की जनता के लिए है, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा हथियार या साधन है जिससे आम आदमी भी बड़े से बड़े नेता, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी को बैकफुट पे ले आ सकता है ना। आपने बहुत सारे स्कैम सुना होगा, 2G घोटाला सुना 2G घोटाला, 2G स्कैम, लगभग 1.75 लाख करोड़ का स्कैम था वो 2G स्कैम। 2G स्कैम को लाने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं था, एक आम आदमी था जिसने आरटीआई लगा दिया, समझा गया ना, और सीधा सरकार के ऊपर लग गया मामला। ठीक है। इसके बाद आपने सुना कॉमनवेल्थ घोटाला, दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ, याद है? उस समय अध्यक्ष कौन थे वो? डाली कौन था, कोई नहीं था ना, याद नहीं आ रहा मेरे को, जो भी थे। ठीक है। वो वो जो घोटाला था वो भी किससे उजागर हुआ? आरटीआई से हुआ। वो भी एक आम आदमी था लगाने वाला, कोई बड़ा आदमी नहीं था। एक और घोटाला हुआ था, आदर्श घोटाला, मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअल में है, वो हाउसिंग बोर्ड वाला था। वो सरकार के ऊपर लगा था, मुख्यमंत्री ने उसके बाद इस्तीफा दे दिया। जब आरटी लगा, इतना घोटाला निकला उसमें सरकार के ऊपर कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। ये घोटाला था अशोक चौहान जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में, उस समय का मामला है ये। आदर्श घोटाला, हाउसिंग बोर्ड वाला घोटाला है। तो ये बड़े बड़े घोटाले हैं जिसको उजागर किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन से। आप भी अपने घोटालों को जाके उजागर करवा सकते हो, ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, चाहे अलग अलग मामले में। बहुत जगह लोगों को मोटिवेट किया, लड़के लोग लगाए भी हैं, है ना। तो ये छोटा मोटा आपका हथियार नहीं, बहुत बड़ा ये हथियार है एक आम जनता के लिए। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो लोकतंत्र का मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा, है ना। तो सबसे बड़ा जो हथियार है राइट टू इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, छोटा मोटा मामला नहीं है। इसमें सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, सरकार ने इसको क्यों लेके आया है। ठीक है। तो अगर हम धारा को अगर देखें सूचना का अधिकार, तो ये 15 जून 2005 को जो है नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया था। 15 जून मतलब समझते हो ना क्या होता है, पूछता है कि स्पेसिफिक 15 जून को नहीं है ना। 15 जून में 21 जून है एक सबसे बड़ा दिन, 7 दिन बाद सबसे बड़ा दिन। योगा दिवस भी है उस दिन, योगा डे भी है। 5 जून तो इधर आगे पर्यावरण दिवस आ गया। तो 21 जून के 7 दिन पहले 15 जून 2005 को जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आप यहाँ पे एक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो उसी एक्ट में जो है आपका बहुत सारा प्रस्तावना जो होता है उसमें लिखा होता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, और वो कीवर्ड्स आपके आंसर में होना चाहिए जब आपको उद्देश्य पूछा जाए। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहला तो ये कि हमको एक अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकार, जिसके तहत एक अधिकार जानने का अधिकार। कहाँ पे है? जानने का अधिकार, इस चीज को जानने का अधिकार। भाई, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हम बोलेंगे तब जब हमारे पास क्या हो, जानकारी हो, उसी में है, समझा गया। हम तभी तो बोलेंगे जो हमारे पास क्या हो, जानकारी हो, उसके अंदर है चीज। ठीक है। तो जानने का अधिकार है, तो जानने का अधिकार है जिसका मतलब ये है कि शासन प्रशासन के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, कोई भी स्कीम लाया जा रहा है ना, स्कीम का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, स्कीम में कितना खर्चा हुआ है, उन सब के बारे में जानने का हमको क्या है, अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये अधिकार हमको किसने दिया है? आरटीआई ने दिया है, राइट टू इंफॉर्मेशन ने दिया है। अगर जनता को सब चीज मालूम हो जाए कि सरकार क्या कर रही है ना, स्कीम में कितना फंड आया है, सरकार कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्च की है, इसका मतलब ये है कि सरकारी काम में जनता की क्या हो जाएगी, सीधी भागीदारी हो जाएगी। और जब सरकार के द्वारा किए जाने वाले काम में जनता की भागीदारी अगर होने लगे, जिसको बोलते हैं पारदर्शिता, तो सेकंड हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा, शासन प्रशासन में क्या लाना, पारदर्शिता लाना। कौन है? शासन प्रशासन क्या लाना, पारदर्शिता लाना। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि पारदर्शिता सेकंड वाला हो गया उद्देश्य। दूसरा कि सभी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सबसे बड़ा जवाबदेहिता जो है किसका होता है, सरकारी अधिकारियों का होता है। उत्तरदायित्व तो बोलते हैं इसको, या जवाबदेहिता बोलते हैं, ये जिम्मेदारी बोलते हैं, है ना। मतलब उसकी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है,
कि जो भी स्कीम लाया जा रहा है उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे, और एक जिम्मेदारी उसकी ये भी है कि जो भी उसने काम किया है उसके लिए वो क्या हो, जवाबदेही हो। चाहे वो उच्चस्थ अधिकारी के लिए जवाबदेही हो, अगर नायब तहसीलदार है तो जवाबदेहिता किसके लिए होगा, तहसीलदार के लिए होगा, तहसीलदार है तो एसडीएम के लिए होगा, एसडीएम है तो कलेक्टर के लिए, साथ ही साथ वो जनता के लिए भी क्या हो, जवाबदेहिता हो। मतलब जनता को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्या हो, लोक सेवक हो। क्या हो, लोक सेवक हो। इसी प्रकार से जवाबदेहिता उच्च स्तर पर भी है ना। आपको जवाब उच्च स्तर पर कहाँ पर देना पड़ेगा, संसद में भी देना पड़ेगा, है ना। संसद में लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे स्टेट में आपको विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, वहां में भी आपको जवाब देना है। जो भी आप काम कर रहे हैं, है ना, उसको कहाँ देना पड़ेगा, लोकसभा या जितने भी आपके क्या है विधायिका पे है, जितने भी विधायिका के पार्ट है। इसका मतलब कौन सी सूचना आप आरटीआई में ले सकते हो भाई, वह सभी सूचना जिसको कहाँ पे विधायिका में डाल दे सकते हो, संसद या विधानमंडल के सामने रख सकते हो, वो सारे इंफॉर्मेशन आप किस में ले सकते हो, आरटीआई में ले सकते हो। अगर एक शब्द में कहें तो कौन सी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, जिसको आप संसद या विधानमंडल में रख सकते हो, और जिसको नहीं रख सकते वो इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। एक शब्द में अगर कहें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास उद्देश्य में पहला हमने कहा लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना करना, फिर हमने कहा पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और उसके बाद कहा हमने उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सरकार का, कि आरटीआई का क्या करना, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना, जनता को इससे क्या करना, अवगत करना। क्योंकि जनता जब तक अपने अधिकारों को नहीं जानेगी तब तक वो जाके जवाब कैसे मांगेगी। सिंपल सी बात है ना। गांव का आदमी को जानकारी नहीं है सूचना के अधिकार के बारे में, तो उसको अधिकार जानकारी ही नहीं है, तो जब जवाब मांगेगा क्या जाके, नहीं है। जिसको जानकारी हो क्या करेगा, जवाब मांगेगा। जब तक जवाब नहीं मांगेगा तब तक जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित नहीं होगी। तो ध्यान देना कि शहरों में जो है या फिर जिस क्षेत्र में लोगों की जागरूकता ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, वहां के अधिकारियों का उत्तरदायित्व जवाबदेहिता क्या होती है, ज्यादा होती है ना। गांव में लोग क्या है, बिंदास घूमते रहते अधिकारी लोग, शहर के लोग डरते रहते हैं, शहर के लोग डरते रहते हैं। और गांव में भी अगर जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र में भी, तो वो अधिकारी लोग से डरते हैं, किससे, पत्रकार लोग से। किससे डरते हैं, पत्रकार लोग से डरते हैं। या फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्या करते हैं, आरटीआई लगाकर डेली का खर्चा निकालना चाहते हैं। हाँ ऐसा ही है, इसका मिसयूज भी होता है, इसका मिसयूज भी होता है ना। क्योंकि पता है कि इस जनपद पंचायत में मैं क्या करूँगा, आरटीआई लगाऊंगा, और पक्का इतना तो है जनपद पंचायत में कुछ ना कुछ घोटाला हुआ ही होगा। तो क्या करेंगे सामने वाला, जैसे ही आरटीआई लगाने जाओगे 2000 रुपये देके चल भाई जा, ऐसा करके हो गया खत्म कहानी। ऐसा भी होता है, क्योंकि जैसे ही आरटीआई लगेगा आपके पास तो इन्फॉर्मेशन निकलेगा ही ना भाई। आप पूरा उसको छानबीन कर सकते हो कि जब बिल बनेगा, मान लो की बात, बिल बनेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि विभाग में 5 एसी लगाया गया, कौन सा कंपनी का लिखा लगाया गया है भाई, कौन सा है, ये एमस्ट्रॉट का है ना, लॉयड का लगा दिए, एलजी का लगा दिया, और एलजी का उसमें लिखा होगा कितने टन का लगा, 1.5 टन का। एलजी का मार्केट में वैल्यू कितना है भाई, अभी अगर देखिए मान लो बात, 1.5 टन का बोले 40,000 है, और बिल बना है 60,000। बिल कितने का बना है, 60,000। तो अब जो है जब आरटीआई इंफॉर्मेशन निकला तो हम जवाब मांगेंगे कि ये कौन सा तुम कंपनी का एलजी मंगवाया हो, तो तुम 60,000 देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। और कहाँ पे लिखा है कि इसी कंपनी का लगाना है भाई। ऐसा नहीं कि तुमको विभाग के लिए लैपटॉप लेना है या टैब लेना तो सीधा एप्पल का उठा रहे हो, बात समझ आ गया ना। तो सरकार ने जो नियम सुनिश्चित किया है उसको आपको फॉलो करना है, जिसके लिए एक मार्केट बनाया गया जिसको बोलते हैं जेम, सुने हो क्या, गवर्नमेंट ई मार्केट, कि आपको खरीदी करना है तो वहीं से करना है, अगर इससे बाहर खरीदी की तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया गया। बात समझ आ गया। तो ये आपको उद्देश्य लिखना है, देखेंगे पीडीएफ में है अभी, ठीक। अब इसके लिए कुछ समझने के लिए फिर से वही हमारा पुराना स्टोरी रहेगा कि पिक्चर को जानने से पहले पिक्चर का कैरेक्टर हमको पता होना चाहिए, है ना, तभी तो हमको उसके बारे में याद होगा। तो फिर से वही हम लोग फॉलो करते हैं, थोड़ा सा देख लेंगे फिर लिखते जाओ धीरे धीरे। यहाँ पर जो पहला कैरेक्टर है आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन का पहला जो कैरेक्टर है वो है आपका नागरिक। कौन है, नागरिक या सिटीजन, इंग्लिश में कहें तो सिटीजन। नागरिक क्या होता है,
व्यक्ति नहीं बोला हूँ मैं, क्या बोला हूँ, नागरिक बोला हूँ। मतलब भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, और कहाँ पढ़े हो ये, संविधान में, ठीक है। ज़्यादा नहीं पूछूंगा, इतना जानना संविधान में पढ़े हो, ठीक है। संविधान पढ़े, इसका मतलब क्या, विदेशी आदमी आईटी लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता है भाई, भारत का नागरिक ही लगा सकता है, ठीक है। इस नागरिक को, पहला जो करेक्टर है हमारा, पहला करेक्टर लिख दिया मैं, पहला करेक्टर है नागरिक, जिसका मतलब हो गया सिटीजन इंग्लिश में बोलोगे तो। इसको जो है क्या क्या अधिकार हैं ये देखते हैं। पहला ये कि नागरिक क्या करता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। तो पहला जो है हमारा वो क्या है, सूचना का अधिकार। इसको क्या है, सूचना का अधिकार है ना, क्योंकि जानने का अधिकार है इसके तहत, इसको क्या है, सूचना का अधिकार है। यही नागरिक क्या करेगा, आरटीआई के लिए क्या क्या लगाएगा, एप्लीकेशन या आवेदन करेगा। सिंपल सी बात है, यही तो जाएगा ना, सूचना मांगने जाएगा तो पहला स्टेप क्या रहेगा इसको, कि पहले क्या करेगा, ये आवेदन लगाएगा, ठीक है। आवेदन लगाने के बाद, आवेदन का अगर सही तरीके से निपटारा नहीं होगा तो क्या करेगा, ये शिकायत करेगा। क्या करेगा, शिकायत करेगा या फिर क्या करेगा, अपील करेगा। अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो क्या करेगा, अपील करेगा, ठीक है। और यही आदमी अगर उसके आवेदन का निपटारा नहीं हुआ, अपील में फर्स्ट अपील किया उसमें भी निपटारा नहीं हुआ, सेकंड अपील किया, ठीक है, तो सेकंड अपील जो है सर्वोच्च जो बॉडी है वो है सूचना आयोग। तो सूचना आयोग के पास जाकर वो क्या कर सकता है, पेनाल्टी, क्या कर सकता है, पेनाल्टी भी लगवा सकता है, यानी वहां पर उसको हर्जाना भी मिलेगा। क्लियर। तो ये अलग अलग जगह पे है, धारा भी देखेंगे, बस ये जान लो कि पहला कैरेक्टर है हमारा नागरिक। नागरिक को क्या है, सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। वो क्या इसके लिए क्या करेगा, वो आवेदन करेगा, आवेदन पे निपटारा नहीं हुआ तो शिकायत या अपील करेगा, और लास्ट में उसको पेनाल्टियां लगवा सकता है या फिर वो हर्जाना उसको मिलेगा। पेनाल्टी वो लगवाएगा, सूचना आयोग के पास जाके क्या करेगा, पेनाल्टी लगवाएगा। तो पहला जो करेक्टर है वो क्या है, आपका नागरिक, ठीक है। दूसरा करेक्टर इधर लिख रहा हूँ मैं, इधर जगह है, ठीक है। दूसरा करेक्टर है, करेक्टर नंबर 2। दूसरा करेक्टर है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार। क्या है, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। दूसरा करेक्टर, समुचित सरकार क्या है भाई, समुचित सरकार कुछ नहीं है। देखो, समुचित सरकार यहाँ पे किसको बोला गया है, केंद्र के लिए केंद्र सरकार, ठीक है। और राज्य के लिए क्या है, राज्य सरकार। केंद्र के लिए केंद्र सरकार, राज्य के लिए राज्य सरकार। इसका मतलब ये है केंद्र सरकार के अधीन क्या आ सकता है, केंद्र के नियंत्रण में हो, केंद्र के द्वारा स्थापित किया गया, केंद्र के द्वारा गठित किया गया, केंद्र के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है, ये सब को क्या बोला जाएगा, समुचित सरकार बोला जाएगा। इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, धारा भी नहीं देखना है, मैं बता रहा हूँ धारा भी क्या होगा। तीसरा जो करेक्टर है, तीसरा करेक्टर, इसको बोला जाएगा सक्षम प्राधिकारी। क्या बोला जाएगा, सक्षम प्राधिकारी। तीसरा करेक्टर है सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी जो है, हमने सुना है कि 3 बॉडीज होती है ना, एक होते विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो इन तीनों का ही कोई सक्षम अधिकारी होगा, ठीक है। तो अगर हम जुडिशरी की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, तो न्यायपालिका में 2 तरीके का है, एक है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक है आपका हाई कोर्ट। इस केस में सक्षम अधिकारी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और हाई कोर्ट के मामले में क्या होगा, आपका चीफ जस्टिस, ठीक है। तो पहला जो है सक्षम अधिकारी, न्यायपालिका की बात करेंगे तो होगा सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई, हाई कोर्ट में होगा चीफ जस्टिस। दूसरा विधायिका, लोकसभा या राज्यसभा। तो लोकसभा के केस में, और एक होगा आपका राज्यसभा। वैसे ही आपका होगा विधायिका। अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पे 2 होगा आपका, विधान सभा और विधान परिषद। तो इस केस में लोकसभा के केस में सक्षम प्राधिकारी, सबसे सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी होगा, वो कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का क्या होगा, अध्यक्ष। और यहाँ पर कौन होगा, सभापति। कौन होगा, राज्य का सभापति। इस केस में भी होगा विधानसभा का अध्यक्ष,
और इसका सभापति हो जाएगा केस। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर नंबर तीसरा, विधायिका के बाद कार्यपालिका। आपने पढ़ा होगा कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सेंट्रल में और स्टेट में। सेंट्रल में है राष्ट्रपति और राज्य में है गवर्नर या राज्यपाल, या फिर यूटी है तो आपका प्रशासक। ठीक है। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट या यहाँ पे गवर्नर, तो इसको हम बोलते हैं सक्षम प्राधिकारी। ठीक है। चौथा करेक्टर यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ, करेक्टर नंबर 4। पहला करेक्टर नागरिक, दूसरा है समुचित सरकार, तीसरा है सक्षम प्राधिकार। चौथा जो करेक्टर है इसको थोड़ा सा और समय जगह लगेगा मुझे, इधर लिख रहा हूँ। यहाँ पर बोलते हैं इसको लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पर क्या बोलेंगे? पब्लिक अथॉरिटी। अब देखेंगे पब्लिक अथॉरिटी में क्या क्या आएगा भाई, बहुत सारे इसमें लोग आएंगे फिर से। पब्लिक अथॉरिटी में क्या आ सकता है? ऐसा अधिकारी है ना जो संसद के द्वारा बनाया गया हो, संविधान के द्वारा बनाया गया हो, या फिर सरकार के द्वारा। अब देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आएगा। ठीक। लोक प्राधिकारी मतलब पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन सा आ सकता है भाई? इसमें कहा गया है पहला तो ये कि संविधान में जिसका उल्लेख हो, संविधान में जिसका उल्लेख हो। संविधान में उल्लेख किसका है? निर्वाचन आयोग, याद है? और किसका है? वित्त आयोग। ऐसे बहुत सारे संस्थाओं का उल्लेख किसमें है? यूपीएससी, इस सब का उल्लेख किसमें है? संविधान में है। बात समझ आ गया ना? तो इसके अंदर जितने भी अधिकारी होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? लोक प्राधिकारी। ठीक है। दूसरा बन सकता है संसद के नियम के द्वारा। संसद में कोई कानून बनाया गया जिसके लिए जो है बहुत सारे क्या कर गया, संस्थाओं की स्थापना की गई होगी संसद के निर्माण के द्वारा। ठीक है। या फिर तीसरा जो है सरकार क्या करती है? अधिसूचना जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके, अधिसूचना जारी करके। अधिसूचना दो तरीके जारी होता है, एक प्रेसिडेंट जारी करता है और एक गवर्नर जारी करता है। नोटिफिकेशन जारी करता है ना, तो सरकार भी है अधिसूचना के माध्यम से कुछ ऐसे प्राधिकारियों और संस्थाओं की स्थापना करती है। जैसे आपने कल देखा होगा कि व्यापम के स्थान पर क्या गठन किया गया है ना, है ना? तो ये किसके द्वारा हुआ है? नोटिफिकेशन के द्वारा होता है। ठीक है। या तो राष्ट्रपति जारी करेगा या फिर वो राज्यपाल। केंद्र के मामले में प्रेसिडेंट और राज्य के मामले में गवर्नर। तो इनके द्वारा, चाहे वो संसद हो, चाहे संविधान हो, चाहे वो सरकार हो, इन्हीं के द्वारा तो बॉडी बनाया जाएगा। तो इन बॉडी में जो भी काम करने वाला अधिकारी है वो कौन कहलाएगा? लोक प्राधिकारी कहलाएगा। ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, इसमें जो है लोक प्राधिकारी के तहत कुछ यहाँ पर अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसको अभी फिलहाल अभी इसको होल्ड करते हैं, उसको आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे हम लोग। पांचवा नंबर का जो आपका क्या है कैरेक्टर है वो है थर्ड पार्टी। कौन सा पार्टी? थर्ड पार्टी। हिंदी में बोला था पर व्यक्ति, पर व्यक्ति, पर व्यक्ति है ना, लेकिन बोलेंगे थर्ड पार्टी। अब देखो थर्ड पार्टी कहाँ से आ गया? बोला गया है कि सूचना जो है कौन मांगेगा? नागरिक मांगेगा। किससे मांगेगा? लोक प्राधिकारी से मांगेगा। लेकिन एक ऐसा भी केस हो सकता है कि आपने सूचना मांगा है किसी तीसरे आदमी का। समझ में आ गया ना? एकदम एग्जाम्पल अगर लो, आरटी लगाया आपने और आपने आरटी लगाई के कहा कि मुझे सीजीपीएससी के टॉपर का मेंस कॉपी चाहिए। क्या चाहिए? मेंस कॉपी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आदमी इन्वॉल्व हो गया है? थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया है भाई। वो उसकी व्यक्तिगत जानकारी है ना, और आप उसके बारे में जानकारी मांग रहे हो। तो इस केस में जो है जिस भी विभाग पे आपने आवेदन लगाया है वो किससे इनको पहले जानकारी लेगा? परमिशन किससे लेगा? थर्ड पार्टी से। किससे लेगा? थर्ड पार्टी से परमिशन लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड ये डिपेंड किस पे करेगा? थर्ड पे करेगा। इसने सूचना मांगा है, इसने सूचना मांगा है तो ये किससे परमिशन लेगा? पहले थर्ड पार्टी से। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को इसमें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया जाएगा। क्या नोटिस दिया जाएगा? कि सेकंड पार्टी जो है इंफॉर्मेशन मांग रहा है, देना है कि नहीं देना है। कितने दिन में देगा? 5 दिन में नोटिस जारी करेगा। ठीक है। इसके बाद इस नोटिस का जवाब, इस नोटिस का जवाब वो कितने दिन में देगा? 10 दिन में देगा। कितने दिन में देगा?
10 दिन में देगा, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे मामले का निपटारा करना है आपको कितने दिन में? 40 दिन में डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। कितने दिन में डिस्पोज किया जाएगा? 40 दिन में डिस्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जब आएगा तो 3 केस आपको देखने को मिलेगा। पहला कि इसको नोटिस जारी किया जाएगा, फिर क्या करेगा ये? जवाब देगा इसका कितने दिन में? 10 दिन में। और निपटारा कितना करना है? 40 दिन में। इसको एक अधिकार और भी है, अपील का अधिकार। थर्ड पार्टी को अपील का अधिकार भी है। अगर इंफॉर्मेशन दिया गया है या उससे बिना पूछे इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक बात और आता है कि यहाँ पर जिसको सूचना का अधिकार के लिए आवेदन किया गया है, यहाँ पर उसकी विवेक की बात भी की गई है। इसका विवेक डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन देना है कि नहीं देना। जैसे कि एक विवेक की अगर बात करें, जैसे कि अब 2 पति पत्नी है, पत्नी इंफॉर्मेशन चाह रही है कि मेरे पति का पेमेंट कितना है, उसको पता ही नहीं। दिवाली पे कितना बोनस मिला है, होली में कितना बोनस मिला है, और उसका पूरे 1 साल का मुझे हिसाब बना कर दो कि कितना पेमेंट इसको मिला है, क्योंकि मुझे तो झूठ बोल रहे हैं आदमी सामने वाला, ठीक है। तो किसके पास जाएगा? विभाग के जो प्रमुख है उसके पास ये आरटीआई लगाया जाएगा। अब वो जो विभाग का प्रमुख है उसके विवेक पे डिपेंड करता है कि जानकारी दे कि ना दे, लेकिन थर्ड पार्टी से पूछेगा जरूर, उसके पति से पक्का वो एक नोटिस जारी करेगा कि आपकी पत्नी जो है ये इन्फॉर्मेशन चाह रही है। तो कोई भी थर्ड पार्टी इस मामले में परमिशन देगा क्या? नहीं देगा। कोई पति नहीं चाहेगा कि पत्नी इसको जाने ऐसे करके, बता दिया ना वही ठीक है, ऐसे है कि नहीं। तो इस केस में विभाग का जो प्रमुख है उनसे पूछेगा तो जरूर, लेकिन एक इसके पास रास्ता ये भी है कि वो विवेक, अपना विवेक का उपयोग करते हुए इंफॉर्मेशन दे भी सकता है। और इस केस में अगर थर्ड पार्टी पति अगर चाहे, उनको लगे कि इंफॉर्मेशन जो है गलत दिया गया है या मेरे सहमति के बिना दिया गया है या उसको कोई भी आपत्ति हो, तो ये क्या कर सकता है? अपील भी कर सकता है। समझ में आ गया ना? ये है। उसके बाद है आपका लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो करेक्टर है वो है इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी सूचना आयोग। सूचना आयोग, जहां पे फाइनल अपील या लास्ट अपील या सेकंड अपील किसके पास होगा? सूचना आयोग के पास होगा। सूचना आयोग जो है 2 प्रकार के होंगे, एक होगा सेंट्रल में, एक होगा आपका स्टेट में। कहाँ पे होगा? एक सेंट्रल में होगा सेंट्रल मामलों के लिए, और स्टेट के लिए क्या होगा? स्टेट में होगा। क्लियर है? तो ये जो है आपके 6 कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, बाकी डिटेल हम लोग देखेंगे पहले। लेकिन यहाँ पे आपको ये छह कैरेक्टर आपको लिखना है, लिख लो। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कुछ वो लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला 2A, समुचित सरकार को डिफाइन किस पे किया गया है? 2A में। मैं इसको येलो में कर देता हूँ। समुचित सरकार को डिफाइन किया गया है 2A में। क्लियर है? 2A में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक। अब समुचित सरकार के 3 चीज और यहाँ पे लिख सकते हो आप, 3 चीज और। समुचित सरकार का 3 चीज क्या का काम हो सकता है इसका? यार रिपोर्ट लेना है। किससे रिपोर्ट लेगा? ये सूचना आयोग से रिपोर्ट ले सकता है, या जन जागरूकता कार्यक्रम चला सकता है, प्रोग्राम, या हो सकता है कि ये इसको क्या हो? नियम बनाने की शक्ति हो। किसकी शक्ति हो? नियम बनाने की शक्ति हो, ठीक है। ये 3 काम है किसका? समुचित सरकार का। कोई भी गवर्नमेंट क्या करेगी? पहला रिपोर्ट लेगी, किससे? सूचना आयोग से। क्या क्या कितना मामला है बताओ भाई। दूसरा हो सकता है सरकार का काम जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा। तीसरा काम क्या है? नियम बनाने की शक्ति। कुछ चेंज करना है क्या, तो नियम बनाने की शक्ति भी क्या है? इसी को है, ठीक है। इसका जो धारा है ये है 25, 26 और ये है आपका 27। 25, 26 और 27 में, ठीक। इसके बाद नागरिक में अगर देखेंगे, पहला इधर देखो, नागरिक में सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार है आपका सेक्शन नंबर 3 में, ठीक है। 3 दूनी 6 कर दो, 3 दूनी 6। सेक्शन नंबर 6 क्या करेगा? आवेदन करेगा। 6 या 18 करो, मल्टीप्लाई 3 करो, 18 में क्या कर सकता है? वो शिकायत कर सकता है, ठीक है। और आपका 19 में क्या करेगा? वो अपील करेगा। 19 में क्या करेगा? अच्छा वो पेनाल्टी है, पेनाल्टी 20 में है ये। हाँ अपील 19 में है। अपील किस में है? 19 में है। पेनाल्टी किस में है? 20 में है।
इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक। 18, 19 और 20। तो कंप्लेन करेगा 18 में, अपील करेगा, इसको लिख लेना शिकायत। ये शिकायत जो है या कंप्लेन किस में करेगा? 18 में, अपील करेगा 19 में, 20 में है आपका पेनाल्टी। क्लियर है? इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्या बच गया? कैरेक्टर नंबर 3, सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी के बारे में दिया गया है सेक्शन क्रमांक 2E में, सेक्शन क्रमांक 2E में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा कैरेक्टर लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी के बताया गया सेक्शन क्रमांक 2H डिफाइन किया गया है लोक प्राधिकारी को, 2H, ठीक है। यहां पर दो चीज और याद रखना है आपको। लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी की कुछ बाध्यताएं हैं, आगे इसको हालांकि हम लोग देखेंगे। लोक प्राधिकारी कुछ बाध्यताएं हैं, वो है सेक्शन क्रमांक 4 में। किसमें है? 4 में। कैसे अब बाध्यताएं अभी देखेंगे कि लोक प्राधिकारी जो है डिफाइन किया गया 2 का H में। बाध्यताएं क्या है कि वह जो है जैसे ही ये कानून लागू होता है उसको ये बाध्यता है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए सभी संसाधन जुटा कर रखे। क्या संसाधन जुटा कर रखे? सभी चीजों को, दस्तावेज को सही सलामत रखना है, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को सही तरीके से रखना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने आता है उसका आवेदन लेना है, ठीक है, उसको सहायता देना है, निरीक्षण में आता है तब भी उसको सहायता देना है। ये सारी बाध्यताएं किसमें दिया गया? सेक्शन क्रमांक 4 में। किसके लिए? लोक प्राधिकारी के। अब ये बाध्यता है तो इसके तहत सेक्शन क्रमांक 5 में, सेक्शन क्रमांक 5 में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देने का काम करेगा, जिसको बोलते हैं PIO, जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या बोलेंगे? जन सूचना अधिकारी, ठीक है, PIO। तो याद रखना है सेंट्रल का ऐसे ही बनेगा और स्टेट का भी ऐसे ही PIO होता है। ये किसमें होगा? सेक्शन क्रमांक 5 में। क्लियर? सेक्शन क्रमांक क्या होगा? 5 में। 6 में क्या आ जाएगा? ITI का आवेदन, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका 7, 4, 5, 7 अभी आएगा, इसको बाद में देखेंगे। कैरेक्टर नंबर 5, कैरेक्टर नंबर 5 जो है थर्ड पार्टी है, सेक्शन क्रमांक 11, सेक्शन क्रमांक 11, ठीक। सेक्शन क्रमांक 11। और उसके बाद सूचना आयोग 11 के बाद 12 से लेकर 17 तक, 12 से लेकर 17 तक आपका है सूचना आयोग। क्लियर है? 8, 9, 10 इसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। 8, 9, 10 में है सूचना से छूट कि कौन कौन सूचना जो है नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। 8, 9, 10 ये करेक्टर लिख लो पहले, करेक्टर याद करना है पहले, है ना। ये इतना का डेफिनेशन ही याद करना है बस। डेफिनेशन पूछा जाएगा आपसे कि सूचना का अधिकार क्या है, सूचना क्या है, ठीक है। लोक प्राधिकारी को डिफाइन करने पूछा जाएगा, समुचित सरकार को डिफाइन करने पूछा जाएगा, सक्षम प्राधिकारी क्या ये पूछा जाएगा, थर्ड पार्टी क्या होता है ये पूछा जाएगा, सूचना आयोग क्या होता है पूछा जाएगा। तो ये 6 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा किसमें? सूचना के अधिकार में। हो गया कि नहीं हुआ? ठीक। दूसरा हम लोग देख रहे हैं सूचना आयोग के बारे में। सूचना आयोग बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉडी है यहाँ का RTI का, ये है सूचना आयोग, ठीक है। सूचना आयोग 2 स्तर पर होगा, एक होगा आपका सेंट्रल, एक होगा आपका स्टेट, एक होगा सेंट्रल, एक होगा स्टेट। अब धारा क्रमांक 12 से 17, 12 से 17, ठीक है। और 12, 17 में अगर ध्यान देंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये 3 है सेंट्रल के लिए, ये 3 है स्टेट के लिए। जो 12 में है वही 15 में, जो 13 में है वही 16 में, जो 14 में है वही 17 में है, लेकिन ये सेंट्रल के लिए और ये किसके लिए है? स्टेट के लिए। बात समझ आ गया ना? तो यहाँ पर एक बनाएंगे आप कॉलम, ऐसा बना लो, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है ये है सेक्शन क्रमांक 12, सेक्शन क्रमांक 12, सेक्शन क्रमांक 12 जिसमें है गठन,
किसका गठन? इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग का गठन किसमें है? सेक्शन क्रमांक 12 में। इसमें क्या लिखा है मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसमें लिखा गया है गठन संरचना, गठन और संरचना। पहले गठन देखते हैं। इसका गठन किसके बाद द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा। इसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार। किसके द्वारा? राज्य सरकार। दूसरा है संरचना, दूसरा है आपका संरचना। संरचना क्या होगा भाई? एक होगा मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या होगा? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, और इसमें मैक्सिमम 10 अन्य क्या हो सकते हैं? सूचना आयुक्त हो सकते हैं। एक होगा मुख्य और 10 क्या होंगे? अन्य होंगे। सेम केस किसके साथ होगा? स्टेट के साथ भी होगा। उसमें भी क्या होगा? एक जो है मुख्य सूचना आयुक्त होगा राज्य का, और 10 क्या होंगे? अन्य सूचना आयुक्त होंगे। ठीक है, क्लियर? तीसरा, मुख्यालय कहाँ होगा? ये भी लिखा हुआ है। मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? मुख्यालय या हेडक्वार्टर इसका होगा दिल्ली में। अब इसको डिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा। चाहे वो बिलासपुर में रखे, चाहे वो रायपुर में रखे। रायपुर में फिलहाल तो ठीक है। तो ये किसके लिए है? ये सूचना आयोग के लिए। अब बात किया जाएगा आयुक्त के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग आयुक्त के बारे में। आयुक्त के बारे में बात करेंगे हम, आयुक्त के बारे में। ठीक है, आयुक्त के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो है आपको जानना है कि आयुक्त के बारे में क्या क्या चीजें हमको जाननी है। नंबर 1, नियुक्ति। क्या करेंगे? नियुक्ति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, और राज्य के मामले में कौन करेगा? राज्यपाल या गवर्नर करेगा। ठीक है, बट नियुक्ति जो है किसकी सलाह पे की जाएगी? एक समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। एक समिति की अनुशंसा पर की जाएगी। और इस समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, पीएम जो होंगे, इसके क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। और इसमें लोकसभा कि क्या होगा? विपक्ष का नेता होगा। एक आदमी विपक्षी रहता ही है। और तीसरा आदमी जो होगा वो मंत्रिमंडल से एक व्यक्ति को नियुक्त या चुना जाएगा। कोई गृह मंत्री ही रहेंगे खासकर पर। ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी एक समिति क्या करेगी? इसका अनुशंसा करेगी, लेकिन चेंज क्या होगा? सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम होंगे। उसके जगह एमएलए, सॉरी क्या होगा? विधान सभा के विपक्ष का नेता होगा, या फिर उसके बाद तीसरा जो होगा अन्य मंत्रिमंडल का एक कोई भी मंत्री होगा। ये समिति अनुशंसा करेगी। ठीक है, ठीक है। अभी भी इसी में चल रहा है, सेक्शन क्रमांक 12 में ही लिखा हुआ है सब चीज। सेक्शन क्रमांक 12 में क्या है? पूरा गठन है और पूरा नियुक्ति भी है, दोनों ही है इसमें। सेक्शन क्रमांक 12 ही चल रहा है अभी। ठीक है, ये पूरा बात इसमें लिखा हुआ है, गठन और नियुक्ति। ठीक है, अब इधर क्या चल रहा है? सेक्शन क्रमांक 15। बोला ना, जो 12 में है वही स्टेट के लिए किसमें है? 15 में है। क्लियर है? जो 12 में है वही स्टेट के लिए किसमें है? 15 में। तो यहाँ 12 में चल रहा है, उधर चल रहा है 15 में। हो गया? नंबर 2, दूसरा, नंबर 2, यहाँ पर इसकी योग्यता के बारे में बात की गई है कि किसको जो है सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा गया है बुद्धिजीवी होना चाहिए। बुद्धिजीवी मतलब समझते हो ना क्या होता है बुद्धिजीवी? हाँ, विशेषज्ञ हो और ज्ञाता हो। ठीक है, बुद्धिजीवी होना चाहिए। इसमें लिखा गया है किस किस क्षेत्र में बुद्धिजीवी लिखा है? विधि का जानकार हो। ठीक है, समाज कल्याण के बारे में, मानवाधिकार के बारे में, मानवाधिकार संबंधित क्या हो इस क्षेत्र में वो बुद्धिजीवी होना चाहिए। उसके बाद ऊपर हो गया
थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब ये नियुक्ति हो गया, योग्यता हो गया, नियुक्त हो गया, तो अब इसको कौन दिलाएगा? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? इस केस में प्रेसिडेंट, और इस केस में कौन दिलाएगा? गवर्नर। शपथ के बारे में भी स्पष्ट लिखा गया यहाँ पर, लास्ट हम पढ़ेंगे कि मैं ईश्वर के समक्ष शपथ लेता हूँ, ऐसा करके साक्ष्यवान पर। चौथा नंबर शपथ। शपथ के बाद जो है आपको ध्यान देना है, इसको वेतन दिए जाने, वेतन व भत्ते के बारे में बताया गया है, वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, सॉरी इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होगा उसको पैसा दिया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। मुख्य सूचना आयुक्त को वेतन किसके बराबर दिया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सेंट्रल के। बात समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं? और जो अन्य जो आयुक्त है ना, इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है, उसको दिया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर, या अन्य जो आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उसके बराबर यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। और इस केस में जो स्टेट का है, स्टेट का जो मुख्य सूचना आयुक्त जो है, उसको जो पेमेंट दिया जाएगा वो दिया जाएगा इसके बराबर, निर्वाचन आयुक्त जो है यहाँ पर उसके बराबर दिया जाएगा, ठीक है। और जो अन्य आयुक्त हैं, अन्य जो इंफॉर्मेशन आयुक्त हैं, उसको बराबर पैसा दिया जाएगा राज्य के मुख्य सचिव के बराबर, स्टेट के मुख्य सचिव के बराबर, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है। और लास्ट है हमारा, लास्ट है 5, ये है हटाना। क्या है? हटाना, ठीक है। कौन हटाएगा इसको भाई? जो नियुक्त किया है, प्रेसिडेंट, और स्टेट के मामले में गवर्नर, स्टेट के मामले में गवर्नर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चेंज हो जाएगा, ये है आपका हटाना जो है सेक्शन क्रमांक 14 में है। किस में है? सेक्शन क्रमांक 14 में। और यहाँ पर 14 का क्या आ जाएगा? सेक्शन क्रमांक 17, क्योंकि 13 में जो है सेवा और शर्तें लिखी है। 13 में क्या लिखा गया है? सेवा और शर्तें। उसको हम लोग देखेंगे बाद में, क्या क्या सेवा के लिए शर्तें बताई गई हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, 13 में है। वैसे सेवा शर्तें किसके लिए होगा? स्टेट के लिए होगा। वो किस में होगा? 16 में। किस में होगा? 16 में। तो 12 के समान 15, 13 के समान 16, और यहाँ पे 14 के समान 17, ठीक है। तो आपको हटाना है किसको? मुख्य सूचना आयुक्त को या अन्य आयुक्त को हटाना है, तो सेक्शन क्रमांक 14 में जाओगे। स्टेट के लिए किस में जाओगे? 17 में जाओगे, ठीक है। हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट हटाएगा। आधार क्या होगा हटाने का? वही जो पुराना है, क्या होना चाहिए? दिवालिया घोषित हो, ठीक है। या फिर क्या हो? शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, या मानसिक रूप से क्या हो? अक्षम हो या अस्वस्थ हो, या फिर किसी मामले में दोषी पाया जाए, वो सजा का हो, या तो फिर क्या होना चाहिए भाई? काम करने के साथ साथ अन्य किसी लाभ के पद में चले जाए, या वेतन भोगी के रूप में काम कर जाए, या एमपी बन जाए या एमएलए बन जाए, एमपी या एमएलए बन जाए, ठीक है ना। तो इन सब आधार पर जो है प्रेसिडेंट और जो गवर्नर जो है इनको हटा सकता है, या फिर अपने कर्तव्यों का पालन न करे, जो क्या करे? आयोग के हित में ना हो, हित में ना हो, आयोग के हित में ना हो। तो इस आधार पर जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है सेंट्रल और स्टेट में आयुक्त को क्या कर सकता है? हटा सकता है। हो गया याद? 12, 13, 14, 15, 16, 17। गठन और संरचना 12 में है। 13 में है सेवा और शर्तें। सेवा और किसके सेवा शर्तें? आयोग की सेवा और शर्तें। और लास्ट 14 में क्या है? हटाना, रिमूवल। किसमें है? रिमूवल, सेक्शन क्रमांक 14। स्टेट में कॉपी पेस्ट कर देना है 15, 16, 17। क्या हो गया?
थोड़ा पीछे लिख लो, काहे नीचे लिख, कचरा टाइप का लिख रहे हो, उससे घर वाले पैसे नहीं भेजें क्या? कल ही समझाया हूँ कि अच्छे से नोट करना है इस करके। हो गया, लिख लिए, ठीक है। अब देखते हैं पूरा प्रक्रिया क्या होने वाला है, ठीक है। धारा भी मैं बताते जाऊंगा साथ साथ, आप लिखते जाना, ठीक है। धारा भी मैं बता रहा हूँ उसी में ही। सबसे पहला जो है आपका होता है एक नागरिक, ये नागरिक है, ठीक है। नागरिक जो है आगे जाएगा और किसकी मांग करेगा? सूचना की मांग करेगा, सूचना का अधिकार। क्या है उसको? सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार किसके तहत? सेक्शन क्रमांक 3 के तहत। सेक्शन क्रमांक 3 सूचना का अधिकार है। किसके पास जाएगा सूचना के लिए? ये लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएगा, लोक प्राधिकारी के पास जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है। लोक प्राधिकारी के पास जाएगा तो लोक प्राधिकारी के लिए इसके लिए कुछ क्या की गई है? बाध्यता बताई गई है सेक्शन क्रमांक 4 में। लोक प्राधिकारी डिफाइन तो हम लोग कर दिए हैं, ठीक है ना। किस कौन से सेक्शन में किए हैं लोक प्राधिकारी के डिफाइन? 2H में, 2H में इसका डेफिनेशन भी है। लेकिन यहाँ पर लोक प्राधिकारी के लिए कुछ बाध्यताएं दी गई है। बाध्यताएं हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्या क्या बाध्यताएं हैं कि पहला तो ये कि वहाँ पर 2 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जो इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य होगा, जिसको हम बोलेंगे जन सूचना अधिकारी। एक और हो सकता है, कौन कौन से अधिकारी मैं देख रहा हूँ, वो है सेक्शन क्रमांक 5 में। सेक्शन क्रमांक 5 में इसका बात किस में किया गया? सेक्शन क्रमांक 5 में। सेक्शन क्रमांक 5 में बोला गया है कि एक जो होगा वो जन सूचना अधिकारी होगा। क्या होगा? जन सूचना अधिकारी होगा, PIO। स्टेट के मामले में आएगा तो क्या बोलोगे? SPIO। सेंट्रल के मामले में आएगा तो CPIO। इसकी सहायता के लिए एक असिस्टेंट भी हो सकता है, इसको बोलेंगे APIO, सहायक जन सूचना अधिकारी, उसके नीचे हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसके लिए कुछ बाध्यता बताई गई है जिससे क्या हो, आसानी से सूचना क्या दिया जा सके, जनता को दिया जा सके। पूरा पढ़ेंगे, 8-10 टाइप का लिखा हुआ है ना। जैसे ही आप इसके अधीन आते हैं, सूचना के अधिकार के अधीन आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंट के पूरे हायरार्की को बताना पड़ेगा। जब भी आप डिपार्टमेंट में जाते हो देखना वहाँ पर सब जगह लिखा रहता है कि यहाँ पर क्लर्क है, यहाँ पर ये अधिकारी है, देखो अधिकारी का नाम, नीचे पद, उसके द्वारा कौन कौन सी सेवा दी जाती है सब लिखा होता है। ये आदमी क्या करेगा, जब सामने ही लिखा होता है, समझा गया ना। ये सारे इंफॉर्मेशन देने की बाध्यता किसके तहत? सेक्शन क्रमांक 4 के तहत, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज, पूरा डॉक्यूमेंट को सही रखना है, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रखना है। कोई अगर इंफॉर्मेशन लेने आता है तो उसको निरीक्षण भी करवा सकता है, ठीक है ना। तो सारी बाध्यता किसके तहत दी गई है? सेक्शन क्रमांक 4 के तहत दी गई। किसको बाध्यता है? लोक प्राधिकारी को। और उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो ये सब काम करेगा, समझ में आ गया ना। और उसके नीचे मान लो एक डिपार्टमेंट है, कोई भी एक विभाग ले लो, इंजीनियरिंग वाला कर लो जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर को वहां पे बनाया जाएगा जन सूचना अधिकारी। और उसके ऊपर जो AE होगा, कौन होगा? AE होगा, वो बनेगा विभागीय मुख्य सूचना अधिकारी, जिसको आप फर्स्ट अपील करोगे। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं देता तो किसके पास अपील करोगे? विभागीय सूचना अधिकारी के पास जाएगा, फर्स्ट अपील। तो बात एक ही है, जब यही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो वो भी क्या देगा? दोनों तो एक ही आदमी है, वो भी कभी जेई रहा होगा, बाद में EE बना है, दोनों दोनों भाई भाई, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है सेकंड अपील कहाँ करते हैं? आप सूचना आयोग के पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है आपको कि बाध्यता है सेक्शन क्रमांक 4 में, और सेक्शन क्रमांक 5 में क्या गया है? इसका गठन किया जाएगा, PIO या APIO, सहायक का गठन किया जाएगा, ठीक है। प्रथम अपील अधिकारी जो है वहां पे भी इसका गठन किया जाएगा। ये हो गया सेक्शन क्रमांक 5 में, ठीक। अब इसके बाद जो है, जैसे ही आपने सूचना की मांग किया, ठीक है, इसके लिए लोक प्राधिकारी की कुछ बाध्यताएं हैं, इसके लिए गठन किया गया है। अब जो है इसके लिए सेक्शन क्रमांक 6 में क्या करोगे आप? आवेदन करोगे। क्या करोगे? आवेदन करोगे। किसके लिए? RTI के लिए, RTI के लिए यहाँ पर आवेदन करोगे, ठीक है।
आवेदन पे जैसा ही आप आवेदन किए, यहाँ पर जो है 2 केस हो सकता है। कौन कौन सा 2 केस हो सकता है? या तो आवेदन का निपटारा हो जाए, या तो आवेदन का निपटारा हो जाए। पढ़ेंगे अभी आवेदन जो है, जैसे ही आप आवेदन करते हो 30 दिन के भीतर उसकी क्या करना है आपको, 30 दिन के भीतर उसका जवाब देना होगा। ठीक है, इसके लिए फीस भी डिसाइड किया गया है, 10 रुपये आपसे लिया जाएगा। जैसे ही आप आरटी लगाते हैं तो आप पहली बार जब आरटी लगाएंगे 10 रुपये लिया जाएगा। बीपीएल को इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, बीपीएल का कार्ड दिखाना पड़ेगा आपको, या ऑफलाइन करोगे तो ऑफलाइन उसका प्रिंट आउट ले जाओगे, ऑनलाइन करोगे तो उसको ऑनलाइन उसका अपलोड करना पड़ेगा। तो बीपीएल को यहाँ पे छूट दिया गया है, पहली बार अपील करोगे 10 रुपये लिया जाएगा, 30 दिन के भीतर क्या करेगा उसका जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये होगा कि पहला, या तो उसका निपटारा हो जाए, और दूसरा हो सकता है या उसका निपटारा ना हो। ठीक है, तो निपटारा करना बोला गया है सेक्शन क्रमांक 7 में। क्लियर है? निपटारा क्या बोला गया है? सेक्शन क्रमांक 7 में। ठीक है, इसमें सारी बातें लिखी गई। क्या क्या लिखी गई है मैं बता रहा हूँ। 30 दिन के भीतर क्या करना है, इसका जवाब देना है। एक कंडीशन और है, स्टार मार्क, एक कंडीशन और है इसमें, कुछ इन्फॉर्मेशन की जानकारी जो है 48 घंटे में देना पड़ सकता है, यदि वह इन्फॉर्मेशन किसी की इसके जीवन से संबंधित हो या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है या इमरजेंसी आप डिसाइड करेंगे इमरजेंसी क्या है, वहाँ पर लिखा हुआ है, और किसी के जीवन की संबंधित हो तो उस केस में इन्फॉर्मेशन 48 घंटे में देना पड़ेगा। दूसरा, आपको क्या करना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फीस देना पड़ेगा। पहला फीस आप देंगे 10 रुपये, पहला फीस आप देंगे 10 रुपये, और अगर वो आपको प्रिंट आउट दे रहा है तो प्रिंट आउट का भी पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे ही आप मंगाते हो कॉपी पीएससी से, तो आपको बोला जाएगा कि इतना पेज है, मल्टीप्लाई बाई 2, 450, 500 जो भी है आपको देना पड़ेगा। तो फिर से आपको एक्स्ट्रा फीस भी देना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा फी भी देना पड़ सकता है। क्लियर है यहाँ पर? दूसरा, अगर कोई दिव्यांग है, कोई गरीब वर्ग का है, तो इसके तहत उसको सहायता भी दी जा सकती है कि कैसे वह आरटीए लगाए, ये भी उस अधिकारी का जिम्मेदारी है। सहायता किसको? दिव्यांग या अन्य जो जरूरतमंद है उसको। क्लियर है? तो ये है सेक्शन क्रमांक 7 में। ठीक है, इसके अलावा अगर मामला जो है थर्ड पार्टी संबंधित है तो उसको भी नोटिस दिया जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, मामले का निपटारा किया जाएगा सेक्शन क्रमांक 7 में। क्लियर है? अब देखो, दूसरा हो सकता है, पहला तो ये कि निपटारा हो गया, अब दूसरा हो सकता है कि निपटारा ना हो, मनाही, या हो सकता है रिफ्यूज कर दिया जाए, रिफ्यूज कर दिया जाए। ठीक है, अब रिफ्यूज करने के जो है अलग अलग आधार हो सकते हैं। सेक्शन क्रमांक 8, सेक्शन क्रमांक 9, सेक्शन क्रमांक 10, 3 आधार है यहाँ पर, 8, 9, 10। क्लियर है? 8, 9, 10 सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो धारा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है सेक्शन क्रमांक 8, जो कभी एक आध साल छोड़ दिया होगा लेकिन तो हर साल पूछता है इसको। ऐसी कौन सी सूचना है जिसको जो है देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, या फिर ऐसी कौन सूचना है जिसके लिए आरटीआई में छूट का प्रावधान किया गया है। बात समझ आ गया ना? तो यहाँ पर पूरा बताया गया है। एक फुल्ली है, फुल्ली मतलब इसमें जो लिखा गया है उसको वैसा इंफॉर्मेशन कोई को देना ही नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट बताया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 10 पॉइंट है इसमें, एकदम आसान है। सेक्शन क्रमांक 8 में 10 पॉइंट बताया गया, जिसमें यह है कि राष्ट्र की एकता खंड संबंधित हो, है ना, कुछ न्यायालय से संबंधित हो, या फिर कोई जांच से संबंधित हो, कोई जांच एजेंसी संबंधित हो। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, किसी के प्राइवेसी संबंधित हो। ठीक है, तो एकदम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट जो है 10 पॉइंट जो है सेक्शन क्रमांक 8 में दिया गया है। सेक्शन क्रमांक 8 के साथ साथ आपको सेक्शन क्रमांक 24 भी यहीं पे पढ़ लेना है, जो बात करता है कि कुछ ऐसी संस्था है जहां पर भी आप आरटीआई नहीं लगा सकते, या लगाते हैं तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन क्रमांक 24 में भी इसके तहत जो है टोटल बता रहा हूं मैं,
25 संस्थाएं हैं इसमें। कितने संस्था हैं? 25 संस्था को यहाँ पर लिखा गया है। इसको याद नहीं करना है, बस जान लो, बस बड़ा ही आसान है। 25 संस्था पे का इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। जैसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? आईबी, रॉ, ठीक है, ईडी, स्पेशल सीमांत वाला एसपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ठीक है ना, डीआरडीओ, इसरो, सीबीआई, एनआईए, ऐसी बहुत सारे जो है कितने संस्थाएं? 25 संस्थाएं हैं जहां पर आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? इतना आपको जानना है। दूसरा सेक्शन क्रमांक 9, इसमें है कुछ कॉपीराइट से संबंधित इंफॉर्मेशन। कॉपीराइट से संबंधी अगर कोई इशू आ रहा है तो वो भी आपको नहीं दिया जाएगा। कॉपीराइट संबंधित समझ रहे हो क्या होता है? हाँ, फॉर्मूला हो चाहे किसी का रिटर्न हो। मान लो बात, एक सिंपल एग्जांपल है कि आपने सरकार को आरटीए लगाया, ठीक है, आरटीए लगाया, बोला गया कि विनोद कुमार शुक्ल जी का एक किताब है जो छपा नहीं है, पब्लिश नहीं है, अनपब्लिश है, उसका मुझे जानकारी चाहिए, है ना। जो छपा ही नहीं है, अनपब्लिश है, वो जानकारी सरकार नहीं देगा, क्योंकि उस पर किसका कॉपीराइट है? विनोद कुमार शुक्ल जी का है, जो पब्लिश ही नहीं हुआ है ना। तो बिना उनकी मर्जी के हम ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उन पे उनका कॉपीराइट है। उसको कोई अगर पब्लिश अगर मैं दे दिया तो उसको क्या हो जाएगा? कोई कॉपी कर लेगा। बात समझा ना? तो ऐसा इंफॉर्मेशन भी हम नहीं दे सकते सेक्शन क्रमांक 9 के तहत। और सेक्शन क्रमांक 10 में है पार्शियल इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाना। मान लो कि बात, आपने जो है 10 इंफॉर्मेशन मांगा और 5 इंफॉर्मेशन लगा उनको कि ये सेक्शन क्रमांक 8 के तहत मांगा गया है ना। 10 इंफॉर्मेशन मांगा, 5 इंफॉर्मेशन उसमें कैसा था? सेक्शन क्रमांक 8 से क्लैश कर रहा था, लेकिन नीचे का 6 से 10 का जो इंफॉर्मेशन है वो दिया जा सकता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 का इंफॉर्मेशन देंगे और 5 का इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। तो क्या आ गया? पार्शियल इंफॉर्मेशन देना। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन, फुल्ली इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। इसमें कॉपीराइट वाला सब इशू आएगा तो नहीं दिया जाएगा, और इसमें क्या दिया जाएगा? पार्शियल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा सेक्शन क्रमांक 10 में। क्लियर है? 8, 9, 10 और एक लास्ट इसमें और लिखना है आपका, ये भी थोड़ा सा पार्शियल वाला है। सेक्शन क्रमांक 11 थर्ड पार्टी, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अगर नहीं चाहेगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर बोले टॉपर को कॉपी चाहिए, जब तक टॉपर लिखित में नहीं देगा कि मैं यह अनुमति देता हूँ तो आपको कॉपी नहीं दिया जाएगा। वो अगर बोलेगा कि हाँ दे दो तब दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तो याद रखना है यहाँ पर कौन कौन से सेक्शन है जिसके तहत इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा सकता है। 8 है, 9 है, 10 है और 11 है, और कुछ 24 है। 8, 9, 10, 11 और 24। अगर पूछा जाए आपसे कि कहाँ कहाँ पे छूट दिया गया है तो सेक्शन नंबर 8 को बस छाप के मत आ जाना। 8, 9, 10, 11 और 24 थोड़ा एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि भाई सिर्फ हमको 8 नहीं लिखना था, 9 भी लिखना था, 10 भी लिखना था, 11 भी लिखना था और 24 भी लिखना था। 15 नंबर पूछा गया है, समझ आ गया ना? 8 नंबर पूछा गया है, पिछले बार 4 नंबर पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। दूसरा, अब ये भी हो सकता है, या तो आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये भी हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जैसे ही आपने आवेदन किया, ठीक है ना, जानबूझकर इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, या इंफॉर्मेशन को नष्ट कर दिया गया है, जला दिया गया है, या झूठा इंफॉर्मेशन दिया गया है, या इंफॉर्मेशन देने में लेट किया गया है, या आपको क्या किया गया, भ्रामक जानकारी दे दिया गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसा तो नहीं क्या बोल रहे भाई? समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा कुछ अगर बात होता है, लिख देता हूँ, क्या किया गया है? झूठा इंफॉर्मेशन दिया गया, झूठा जानकारी दिया गया, या भ्रामक जानकारी दिया गया, या जानकारी देने में बाधा उत्पन्न किया गया, जानकारी देने में बाधा उत्पन्न किया गया, या जानकारी इंफॉर्मेशन को नष्ट कर दिया गया हो, ठीक है, या उसमें देरी की गई, देरी की जा रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ये हो सकता है या तो ये कि नहीं देगा, या तो ये देने का है बट ये सब कर रहा है,
क्या कर रहा है वो? झूठा जानकारी दे रहा है, भ्रामक जानकारी दे रहा है, लेट कर रहा है, जानकारी बाधा उत्पन्न कर रहा है, नष्ट कर दे रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में जो है आपके पास क्या अधिकार है? अपील करने का अधिकार है। अपील करने का अधिकार यहीं पे लिख रहा हूं मैं, आपके पास क्या अधिकार है भाई? अपील करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले बनाया गया है सेक्शन क्रमांक 12 से लेकर सेक्शन क्रमांक 17 के बीच 12 और 15 में क्या बनाया गया है? सूचना आयोग बनाया गया, सूचना आयोग। ठीक है, और 18 में जो है शिकायत करोगे आप। 18 में क्या करोगे आप? शिकायत करोगे। ये अगर होता है आपके साथ सेक्शन क्रमांक 18 में आप जाओगे कहां करने? शिकायत करने। शिकायत करोगे, किसको शिकायत करोगे? इसके लिए 2 व्यक्ति हैं भाई, 2 व्यक्ति हैं। एक है प्रथम अपील अधिकारी और दूसरा है सेकंड अपील अधिकारी। 2 लोग के पास है। जन सूचना अधिकारी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जन सूचना अधिकारी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ये सब काम कर रहा है, तो फर्स्ट अपील करो किसके पास? उसी विभाग के प्रथम अपील अधिकारी के पास करोगे। इसके लिए क्राइटेरिया है, ये पहला 30 दिन है, क्या ये 30 दिन है, और इसके लिए क्राइटेरिया कितना है? 30 दिन के भीतर नहीं दिया तो 45 दिन इसके लिए है कि अगर ये आगे 45 दिन के भीतर जानकारी ये भी नहीं दिया तो आप किसके पास जाओगे? सेकंड अपील करोगे। किसके पास? सूचना आयोग के पास। सेकंड अपील किसके पास होगा? इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग के पास होगा। क्या 45, मैक्सिमम 45। अपील क्या होगा? सेक्शन 19 अपील। क्या हो गया? 12-17 हो गया, 18 में शिकायत हो गया, 19 में क्या करोगे? अपील करोगे। और जैसे ही अपील आप किए तो सेक्शन क्रमांक 20 में उसको क्या लग सकता है? पेनाल्टी। क्या लग सकता है? पेनाल्टी लग सकता है। ठीक है, जितना दिन देरी हुआ है, पहला इंफॉर्मेशन क्या था भाई? 30 दिन के भीतर उसको क्या देना था? जानकारी देना था। 31 दिन से आपका हर्जाना लगना चालू हो जाएगा, पेनाल्टी लगना चालू हो जाएगा। इसका मतलब 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी देना होगा। किसको देना होगा? जन सूचना अधिकारी को, या फिर प्रथम अपील अधिकारी ने भी गलती किया तो उसका भी होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना लगेगा? 25,000। ये मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि पूरा ही काट लेंगे, समझ आ गया ना? मिनिमम स्टार्ट होगा 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से और 25,000 होगा मैक्सिमम। और ये कहाँ से ले जाएगा? उसका अधिकारी के पेमेंट से, वेतन से कटेगा। बात समझ में आ गया? ठीक, याद रखना है। दूसरा ये भी याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट तो ये, सेकंड ये, अगर कोई जन सूचना अधिकारी या प्रथम अधिकारी बार बार ये गलती कर रहा है, ये गलती बार बार कर रहा है, तो उसकी विभागीय कार्यवाही भी की जा सकती है। विभागीय कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। इसका मतलब सस्पेंड भी किया जा सकता है, इसका मतलब यही है। क्लियर है? ये हो गया सेक्शन क्रमांक 20। हो गया। अब देखेंगे लास्ट जो है आपका चैप्टर क्रमांक 6। लास्ट जो चैप्टर होता है वो होता है प्रकीर्ण, मिसेलेनियस, विविध। प्रकीर्ण मतलब होता है विविध, मिसेलेनियस। तो ये होगा सेक्शन क्रमांक 21 से लेकर 31। सेक्शन क्रमांक 21 से लेकर 31। और ये जो है आप जो है हर सेक्शन में पढ़ते हो। 21 में पढ़ते हो क्या? कि अगर कोई गुड फेथ से किया गया है अधिकारी के द्वारा तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। 22 में पढ़ते हो ओवरराइड, ओवरराइड होगा इसमें। 23 में है न्यायालय के क्षेत्राधिकार, इसके लिए कुछ वर्जन भी किया गया है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा, किन मामले की सुनवाई की जा सकती है। 24 पता है, 25 पता है, 26 पता है, 27 पता है। पता है कि नहीं पता है? 24 में क्या है? संस्था के बारे में बताया कि कौन संस्था पर इंफॉर्मेशन नहीं लिया सकता है। यहाँ पर क्या है? समुचित सरकार के द्वारा रिपोर्ट लिया जाएगा। 26 में क्या बोला गया है? प्रोग्राम
चलाया जाएगा। 27 में क्या बोला गया है, नियम बनाने की शक्ति। 28 में कुछ नियम बनाने की शक्ति जो है सक्षम प्राधिकारी को भी दी गई है, सक्षम प्राधिकारी को भी दी गई है। मतलब न्यायालय, विधायिका और आपका जो कार्यपालिका है वो भी कुछ नियम बना सकती है। जैसे कि न्यायालय अगर चाहे तो बोल सकता है कि मैं आता तो जरूर हूँ आरटीआई के तहत, लेकिन मैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको मैं नहीं दे सकता। या फिर जो आप बोल रहे हो कि 30 दिन में देना है, 45 दिन में देना है, तो मैं ये नियम भी बना सकता हूँ कि मैं 45 नहीं, मेरे लिए बाउंडेशन 50। तो ये कुछ नियम बनाने की शक्ति जो है सक्षम प्राधिकारी को भी दी गई है। ठीक है। उसके बाद 29, 30, 31 जो काम का नहीं है, इसमें नियमों का बना रहना। 30 में है अगर इसको इम्प्लीमेंट करने में कठिनाई आती है तो इसका निवारण कौन करता है, केंद्र के मामले में केंद्र सरकार, राज्य के मामले में राज्य सरकार करता है। लास्ट है निरीक्षण, कि इसके पहले कुछ कानून लागू थे उसका निरस्त हो जाना। ठीक है ना, ये कहानी खत्म है। हो गया याद, नहीं हुआ है? हाँ, 26 में क्या लिखा हूँ, प्रोग्राम, कार्यक्रम चलाया जाएगा। कोई टेंशन नहीं, अभी पीडीएफ दूंगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? बस ये इम्पोर्टेंट है ना। ओवरऑल थोड़ा सा मूवी का ट्रेलर आपको पता होना चाहिए अंदर हो क्या रहा है, बस। बाकी पीडीएफ एक्ट वो तो इंटरनेट में भी मिल जाएगा। समझ में आ गया ना, फ्रेमिंग आपको करने आना चाहिए। हो गया, लिख लिए? ठीक है। क्या हो गया इसमें, आवाज नहीं आ रहा है क्या? 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बिल्कुल आपको भी। हो गया, ठीक है। तो सेक्शन क्रमांक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 में जो है आरटी के बारे में बताया गया है। चैप्टर क्रमांक 1 में क्या पढ़ते हैं हम लोग, संक्षिप्त नाम, विस्तार कहाँ तक होगा और प्रारंभ कब होगा। ठीक है, प्रारंभ इसमें लिखा है 15 जून 2005। बट इसमें जो है कुछ बातें लिखी गई, पढ़ेंगे हम लोग, कि कुछ ऐसी धाराएं हैं सेक्शन क्रमांक जैसे कि 4 और 5, वो 120 दिन बाद लागू होगा, क्योंकि जैसे ही लागू होगा तुरंत अधिकारी बना नहीं सकते हैं, तो समय लगता है ना भाई। तो यहाँ पर 120 दिन का मौका यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है। इसके बाद जो है सेक्शन क्रमांक 3 में जाएंगे। 2 में क्या है, डेफिनेशन दिया गया है, सबके बारे में डेफिनेशन दिया गया है। 2A, 2E, 2H, ये कुछ इंफॉर्मेशन हमको इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है। सेक्शन क्रमांक 3 में क्या होगा, सूचना का अधिकार होगा। कहाँ गया? सेक्शन क्रमांक 3 में क्या है, सूचना का अधिकार है। इसके सूचना का अधिकार के लिए कुछ प्राधिकारियों की यहाँ पर व्यवस्था या नियुक्ति की जाएगी, जिसको आप बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके पहले उसके लिए कुछ बाध्यताएं हैं, तो वो 4 में है, 5 में उसकी नियुक्ति की जाएगी, 6 में आवेदन करेगा। आवेदन जैसे करेगा, 2 कंडीशन है आपका, या तो इन्फॉर्मेशन दे तो निपटारा हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, और इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। इन्फॉर्मेशन देगा तो यहाँ पर कुछ नियम बताया गया है कैसे कैसे उसके लिए नियम बनाया गया। 30 दिन के भीतर उसको जवाब देना पड़ेगा, या फिर 48 घंटे वाला नियम बनाया गया है। फीस लिया जाएगा, सहायता भी दे सकता है, या थर्ड पार्टी से उसका कारण करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी करेगा अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो। दूसरा, रिफ्यूज हो सकता है ना, मना ही कर सकता है। इसके लिए 3 कंडीशन बताया गया। पहला, या तो पूरी तरह रिफ्यूज कर दे, सेक्शन क्रमांक 8 में। 9 में क्या कर दे, कॉपीराइट संबंधित रहेगा इशू तो वहां पर रिफ्यूज कर सकता है। और यह है सेक्शन क्रमांक 10 में, जिसमें पार्शियली रिफ्यूज कर सकता है, कुछ देगा और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। या सेक्शन क्रमांक 11 में, थर्ड पार्टी अगर मना कर दे, यहाँ पर क्या कर दे, थर्ड पार्टी क्या कर दे, अगर मना कर दे।
ठीक है ना। इसी के साथ सेक्शन क्रमांक 24 भी जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते, समझ में आ गया ना। बट इसके साथ साथ कुछ चीजें और है, जैसे कि कुछ जानकारियां जो दिया जाना चाहिए बट उसके साथ कुछ नाटक हो रहा है। क्या क्या नाटक हो रहा है? ये तो झूठा इंफॉर्मेशन दे दे, जन सूचना अधिकारी झूठा इंफॉर्मेशन दे दे, भ्रामक जानकारी दे दे, या बाधा उत्पन्न करे, या सूचना नष्ट कर दे, या फिर देरी बहुत कर रहा है। इस केस में क्या कर सकते हो आप? शिकायत कर सकते हो सेक्शन क्रमांक 18 में। लेकिन इसके पहले सेक्शन क्रमांक 11 के बाद 12 से 17 तक सूचना आयोग के बारे में बताया गया है, पीछे हम लोग देखे हैं। 12, 13, 14 गठन और संरचना, 14 में सेवा और शर्तें, 15 में क्या है उसका हटाना, 15 में क्या है हटाना। वैसे ही 14 में हटाना, 14 में हटाना। 15, 16, 17 में सेम है, किसके लिए? राज्य के लिए। राज्य के लिए 15 में क्या बोलेगा? गठन और संरचना। 16 में सेवा और शर्तें, 17 में क्या है? हटाना। 18 में क्या हो जाएगा? फिर वापिस शिकायत करेंगे। पहला शिकायत होगा फर्स्ट अपील अधिकारी के पास, सेकंड होगा अगर ये भी इंफॉर्मेशन देने में नाटक कर रहा है तो किसके पास जाएगा? सेकंड अपील के पास जाएगा। ठीक है, वही लास्ट है यहाँ पर। और क्या करेगा? अपील किया जाएगा। अपील करने का जो प्रोसेस बताया गया वो 19 में है, 20 में पेनाल्टी भी लग सकता है। ठीक है, हर्जाना भी मिलेगा आपको 20 में। 21 में जो है, फिर 21 से लेकर 31 तक मिसेलिनियस है। गुड फेथ से संबंधित कोई काम कर रहा है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई प्रशासनिक अधिकारी कर रहा है तो ओवरराइड होगा। ठीक है, क्षेत्राधिकार में कुछ न्यायालय के यहाँ पर बाउंडेशन भी बताया गए हैं। 24 पता है, 25, 26, 27 में हमने पढ़ा है। रिपोर्ट लेने का अधिकार है समुचित सरकार को। कार्यक्रम इंप्लीमेंट कर सकता है जन जागरूकता के लिए कौन? समुचित सरकार। 27 में भी क्या कर सकता है वो? नियम बना सकता है। 28 में सक्षम अधिकारी नीचे है। 29 में क्या है? नियम का बने रहना। 30 में है कठिनाई अगर आती है इंप्लीमेंट करने में तो केंद्र राज्य सरकार क्या कर सकता है? कठिनाई को दूर कर सकता है। 31 में है कुछ निरसन। कुछ ऐसे कानून है जो पूर्व में लागू थे लेकिन अब निरस्त हो जाएंगे इसके लागू होने के पश्चात। हो गया याद? खत्म। अब इसको लिख के आना। और क्या, वही तो है और क्या। अब बता देता हूँ, मैं दे दिया हूँ। ये मेन वाला है सूचना का अधिकार। ठीक है, ये मेन वाला सूचना का अधिकार है। प्रारंभिक अध्याय 2 कहाँ से 3 से 11, अध्याय 3 12 से 14, अध्याय 4 15 से 17 वही है। 5 में है 18 से लेकर 20 तक, और 21 से लेकर 31 है आपका प्रकरण है। क्लियर है? एक चीज और दिखाए तो इसमें कहाँ गया? ये वाला जो बता रहा था 25, क्या बोला गया है? वहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि सेक्शन क्रमांक 24 में, धारा क्रमांक 24 में लिखा गया है, या फिर धारा क्रमांक 8 में बताया गया है कि ये 10 पॉइंट तो है लेकिन शेड्यूल सेकंड लिखा हुआ है, दूसरी अनुसूची। तो वहां पे दूसरी अनुसूची यहाँ पे इंडिकेट किया गया। क्या है भाई दूसरी अनुसूची? 1 से लेकर 25 ऐसी संस्थाएं हैं जिसपे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो लिखा गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो शपथ भी जो लेते हैं, शपथ सूचना आयुक्त, इसके बारे में लिख दिया गया है कि मैं नाम लिखेंगे आयुक्त या राज्य आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। ये सब लिखा हुआ है। क्लियर है? और ये 31 तक आपका देखो, पहले था एक इंफॉर्मेशन सूचना स्वतंत्र अधिनियम था इसके पहले 2002 में, जो क्या हो गया है? निरस्त हो गया है। अब आ गया सीधा RTI। क्लियर है? तो ये हमको देखना था। अभी कौन सा ओपन किया था? ये वाला ओपन किया था क्या मैं? ये वाला, ये आपको लिखना है। 11 पेज का है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। कितना मिनट बचा है हमारे पास? 15 मिनट। कितने बजे क्लास चालू होता है? 12 बजे ना, तो हमारे पास 20 मिनट है। अब देखो जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। लिखना नहीं है, सब लिखा हुआ है इसमें एकदम आसान भाषा में। पहला उद्देश्य, उद्देश्य तुम लोग खुद बोलोगे अरे क्या फालतू लिखवा रहे हो करके।
अभी देखना क्या नहीं बोला गया है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के काम काज में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को बढ़ावा देना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार है कि वह जान सके कि सरकार क्या और कैसे काम कर रही है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है भ्रष्टाचार। और दूसरा, आरटीआई एक्ट 2005 को लिंक किया गया है किससे? भ्रष्टाचार अधिनियम 1928 से, क्योंकि आरटीआई लगाओगे तभी तो भ्रष्टाचार के बारे में पता चलेगा। सिंपल सी बात है, जुड़ा हुआ है दूसरे से। उसके बाद है लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, जानने का अधिकार हर चीज है तो पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है तो लोकतंत्र को क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। और लास्ट है केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग का गठन करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। ये वही उद्देश्य है जो आपके मेन प्रावधान है उसमें लिखा हुआ है, ऊपर में लिखा होता है उद्देश्य, ठीक है ना? तो आपका जो आंसर है उद्देश्य इससे मिलना चाहिए। बात समझ आ गया ना? ऐसा नहीं है कि मन मर्जी कुछ भी लिख दिए, ये लिखा है उसमें होना ही चाहिए। अब मैं पढ़ूंगा क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित विषयों के उपबंध को लागू करने के लिए ये प्रस्तावना है। बात समझ आ गया ना? तो मेन कीवर्ड्स क्या है आपका? ये क्या? पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उसके बाद है लोकतंत्र की स्थापना, भ्रष्टाचार पर लगाम, ठीक है, और सूचना आयोग। बात समझ आ गया? तो कीवर्ड्स आपके आंसर में होना ही चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि जो जैसा लिखा है वैसा लिखना तो असंभव है, असंभव सुने कुछ नहीं, वही है। अब देखेंगे अध्याय क्रमांक 1 प्रारंभिक। प्रारंभिक में क्या होता है? संक्षिप्त नाम होता है, विस्तार होता है। प्रारंभ संक्षिप्त नाम पता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संपूर्ण भारत में लागू है, ठीक है। लागू होना कब होगा? 15 जून 2005 को। लेकिन यहाँ पर 120 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है। अब इसमें देखो क्या लिखा गया है, पढ़ रहा हूं मैं, काम का नहीं है लेकिन पढ़ रहा हूं मैं ताकि पता हो। धारा क्रमांक 4 की उपधारा 1, धारा क्रमांक 5 की उपधारा 1, 2, 12, धारा क्रमांक 12, 13, 15, 16, 24, 27, 28 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य उपबंध 120 दिन में लागू होंगे। लागू होंगे नहीं लिखा है, प्रवृत्त होंगे लिखा है। बात समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हो? इसके अलावा जो है कुछ ऐसे धाराएं हैं जिसके लिए समय दिया गया 120 दिन का, क्योंकि उसमें समय लगना है। ऐसा नहीं कि आज बोले आज इंप्लीमेंट हो जाएगा, समय लगता है कुछ चीजों में, ठीक। उसके बाद है आपका परिभाषा, धारा क्रमांक 2 में, ठीक है। क्या क्या परिभाषा है? पहला है समुचित सरकार। किसको बोलेगा समुचित सरकार? 2 भाग में डिवाइड किए थे, एक होगा सेंट्रल, एक होगा स्टेट। एक होगा सेंट्रल, एक होगा क्या होगा? स्टेट। केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, यूटी की बात कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा स्थापित क्या हो? अभी अंडरलाइन करते हुए चलते हैं हम लोग, इसको जाते ही पढ़ लेना भाई, जाते ही पढ़ लेना। क्या हो? स्थापित हो, गठित हो, उसके स्वामित्व में हो, उसके नियंत्रण में हो, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या की गया है? वित्त पोषित किया गया है, तो उसको समुचित सरकार माना जाएगा केंद्र और संघ राज्य क्षेत्र के मामले में। क्लियर? सेम कॉपी पेस्ट किसके लिए है? राज्य सरकार के लिए। ऊपर को कॉपी पर नहीं करना है, नीचे में बट चेंज करना है ये वाला, केंद्र सरकार की जगह राज्य सरकार करना है। कहानी खत्म। 2 नंबर में आया था यही। हाँ हाँ, दोनों चलेगा, जो भी लिखो। हाँ हाँ हाँ, सेम है, सेम ही लिखा होगा ना, तो कहाँ से वही कोई भी लिखो उसमें, फिर धारा कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बताना पड़ेगा। लेकिन सूचना का अधिकार की धारा इसके तहत, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2A के तहत बता रहा हूँ। इतना लिख दोगे, 2 में 2 मिल जाएगा। आगे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दो तरीके का अधिकारी था, एक केंद्रीय था और एक राज्य। ठीक है, 5(1) के तहत याद है 5 में बताया था मैं, अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। 5(1) के तहत नियुक्त यह एक अधिकारी है जो सूचना देने के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ये कहाँ से आ गया, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। ठीक है, सूचना देने के लिए क्या है, वो जिम्मेदार है, जिसके लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी भी इसमें क्या है, शामिल है। जिसमें क्या है, सहायक लोक सूचना अधिकारी भी शामिल है। दूसरा, सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वे व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में नियम बना सकते हैं। याद है बताया सक्षम अधिकारी किस किस क्षेत्र में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में है लोकसभा और विधानसभा के लिए अध्यक्ष, और राज्यसभा के लिए और उसके लिए सभापति, उच्चतम न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के लिए न्यायमूर्ति, और कार्यपालिका के लिए है राष्ट्रपति और राज्यपाल। प्रधानमंत्री मत लिख देना। कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होती है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। धारा अनुच्छेद 53 52 है क्या, कुछ भी ठग दे दो, ऐसी जाग ठगते हुए गांव वाले को, है कि नहीं। आगे सूचना क्या होगा भाई, अब क्या है, सूचना क्या होगा, च किस में आएगा, देख लेना इंग्लिश में जो भी है। ठीक है, एफ आएगा क्या, 2 का एफ, देख लेना, तुम लोग को भरोसा कर रहा हूं मैं। सूचना, इसमें केवल कागज ही नहीं बल्कि निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या सूचना भाई, अभिलेख, रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड, इसमें ई रिकॉर्ड भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आएगा, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, आप किसी का ओपिनियन, किसी का सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, सर्कुलर, परिपत्र, आदेश, किसी को ऑर्डर, लॉग बुक जिसपे जानकारी लिखा हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट, किसी का नमूना या किसी का मॉडल, या फिर किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई जानकारी, ये किसके तहत आएगा, सूचना के तहत। ये सब लिखना है, 2 नंबर में आया था, समझा गया। सैंपल समझता, नमूना मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में निकाला गया है तो उसका पहले सैंपल लिया गया होगा सरकार के किसी संस्था के द्वारा, लिया गया होगा ना। जैसे मैगी आया तो मैगी को पहले चेक किया होगा सरकार ने, है ना, तो सैंपल रखा होगा। तो अगर बाई फॉल्ट आपको लगता है कि सैंपल, मुझे जानकारी चाहिए कि सैंपल में क्या क्या था, पैकेट में लिखा है उससे मतलब नहीं मेरे को, जब आपने सैंपल का जांच किया तब उसमें क्या क्या आपको मिला, उसकी जानकारी मुझे चाहिए, तो किसके तहत ले सकते हो, इसके तहत ले भी सकते हो। इसके तहत क्या लिखा है, सैंपल भी लिखा हुआ है। क्लियर है। आगे, लोक प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, किसके तहत बना सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी, संविधान के तहत, संसद के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा और सरकार के द्वारा। सरकार क्या जारी करती है, अधिसूचना, संविधान में जिसका उल्लेख किया गया है। विधानमंडल क्या बनाती है, कानून के द्वारा स्थापित है। चार, इसमें एनजीओ भी शामिल है, ऐसा नहीं कि उसका गठन नहीं किया गया है, क्योंकि एनजीओ कहीं ना कहीं फंड मिलता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी कानून के तहत एनजीओ का गठन तो हुआ ही होगा। बात समझ आ गया ना। इसके अलावा कुछ फंडिंग जो सरकार करती है भी क्या होगा, इसमें लोक प्राधिकारी में आएगा। सूचना का अधिकार क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सूचना का अधिकार क्या है, नागरिकों को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकते हैं भाई, पहला, कीवर्ड्स को बोल्ड कर दिया हूं मैं, कीवर्ड्स को बोल्ड कर दिया हूं मैं, आपको लगेगा कि फालतू दे दिए पीडीएफ ऐसे करके, बोल्ड कर दिया हूं मैं उसको ताकि ये पढ़ते समय याद रहे। पहला क्या है वो, निरीक्षण, क्या करता सकता है वो, निरीक्षण कर सकता है। कीवर्ड्स याद रहना चाहिए, किसका किसका, सरकारी काम का, दस्तावेजों का, अभिलेखों का। मतलब आप लेटर लिखेंगे कि कल मैं आ रहा हूँ भाई, तैयार है ना तुम लोग निरीक्षण करने, समझ आ गया ना, सूचना के अधिकार के तहत। तब आपको बोला जाएगा, फोन करेंगे कि आप इतने तारीख को इतने दिन आप आइए, समझ आ गया ना। मेरे को देखना है तुम लोग कैसे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डॉक्यूमेंट सही से रखे नहीं रखे हो, कुछ भी तरीके का आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन ले सकते हो। कई लोग को पता नहीं रहता कि आरटीआई में सिर्फ ऐसा नहीं कि आरटीआई मांगना है, लेटर मांगना है, आप निरीक्षण भी करने जा सकते हो। दूसरा, सेकंड है सर्टिफाइड कॉपीज प्रिंट आउट ले सकते हो, किसका, किसी भी दस्तावेज का प्रिंट आउट ले सकते हो। तीसरा, आप सैंपल भी ले सकते हो जो भी प्रमाणित नमूना है उसका। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया जाने वाला, जो भी आपका डिस्क में रखा हो, चाहे सीडी में, चाहे डीवीडी में हो, चाहे पेन ड्राइव में हो, चाहे कहीं भी हो, है ना, उस प्रकार का इंफॉर्मेशन भी आप क्या कर सकते हो, जानकारी
ले सकते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाला बात कर रहा है यहाँ पे। चौथा कीवर्ड्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। पहला है निरीक्षण, कॉपीज, सैंपल और आपका है इलेक्ट्रॉनिक। ये इसके 4 पॉइंट है। 4 चीजों को आप सूचना के अधिकार में क्या कर सकते हो, मांग सकते हो। ये अधिकार है आपको, ठीक है। तो सूचना अधिकार में डेफिनेशन में ये आ जाएगा। कहानी खत्म। समझ में आ गया? तो उतना सारा डेफिनेशन, इसको कोई लिखाने की जरूरत है क्या? मतलब ही नहीं है, ठीक है। नहीं लिख सकते हो, आसान करके दे दिया हूँ उसमें, ठीक है। कीवर्ड्स भी छोड़ना है। इसमें जो कीवर्ड्स लिखा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एकदम ही आसान कर दी, एक लाइन में मस्त आसान करके लिखा हूँ मैं तो, जीरो। बात समझ आ गया ना? ऐसा भी नहीं करना है भाई। तो थोड़ा सा उसके लिए भी लिखा हुआ है पूरा, देखो इसमें सूचना का अधिकार 2J है। 2J क्या लिखा हुआ है? इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी के द्वारा उसके नियंत्रण अधीन है, निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है। पहला, कृति। कृति लिखा है मतलब कार्य। दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण। दूसरा, दस्तावेजों या अभिलेखों का उद्धरण मतलब निकालना, है ना, एक्सट्रैक्ट करना। बात समझ में आ गया? या प्रमाणित प्रतिलिपि, ठीक है। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, सैंपल लेना, ठीक है। चौथा, डिस्क है। ये यहाँ पे लिखा है डिस्केट, जो इंग्लिश से हिंदी मारे तो क्या हो गया, डिस्क क्या हो गया है, डिस्केट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। फ्लॉपी, टेप, रेडियो कैसेट के रूप में या किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या किया जाएगा, भंडारित हो, उसको अभिप्राप्त कर सकते हो। तो कीवर्ड्स है उसमें, याद रखना है, ठीक है ना, कि सेम टू सेम आप छाप नहीं पाओ। कीवर्ड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये सब लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे चैप्टर क्रमांक 2 और धारा क्रमांक है 3, सूचना का अधिकार। सभी नागरिकों को क्या है, सूचना का अधिकार। इसको क्या लिखाऊंगा मैं? 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। धारा क्रमांक 4, क्या बाध्यताएं हैं, ड्यूटीज क्या है लोक प्राधिकारियों का, ये आपको पता होना चाहिए। पहला क्या करेगा भाई, हर सरकारी जो कार्यालय है के लिए कुछ अनिवार्य बातें यहाँ पर की गई है। अभिलेखों का क्या करना पड़ेगा, रख रखाव करना पड़ेगा। देखियो अधिकारी लोग को देखो ना, पूरा जमा के रखते हैं, अच्छे से रख भाई बोलते हैं, फाइल को अच्छे से रख, ये वाला मामलों को अलग से रख, ये वाला मामले को अलग से रख। देखो भी देखो, उनको प्रॉपर अलमारी दिया जाता है। क्यों अलमारी देते हैं? चूहा वूहा मत काट ले, जानकारी क्या हो, नष्ट ना हो जाए, नष्ट हुआ तो आदमी हो जाएगा सस्पेंड। बात समझ आ गया ना? ऐसा नहीं कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में था ये और ये चूहा कैसे खा गया। बात समझ आ गया ना? इसलिए क्या करते हैं, उन लोग मांग करते हैं कि मुझे अलमारी चाहिए भाई, है ना, या फिर लिखित में देते हैं अगर कुछ कल के डेट में कुछ हुआ तो मैं नहीं जानता भाई, है नहीं। ऐसा नहीं कि मैं अपने दहेज का सामान यहाँ पे उठा के ले आऊंगा अलमारी को, एक ही तो अलमारी आया है ना, उसमें भी पूरा अपना साड़ी भर के रखी, मेरे लिए जगह ही नहीं है कि नहीं। तो ऐसा क्या करना है, पहले अभिलेखों का रख रखाव करना है। दूसरा, आगे नहीं पढ़ लेना, ठीक है। 2 तरीके कर सकता है, या फिर ऑफलाइन कर सकता है रख रखाव, या फिर कंप्यूटर ऑनलाइन। स्वतः प्रकटीकरण, इसमें क्या करेगा वो, स्वयं जानकारी खुद क्या करेगा, प्रकाशित करनी। क्या क्या जानकारी प्रकाशित करनी होगी, कि मेरे संगठन में क्या क्या कार्य होता है और मेरे अधिकारियों के कर्तव्य क्या है। तभी तो मैं सूचना मांगने जाऊंगा ना, बताओगे पहले तुम करते क्या हो, ऐसे करके। जिस दुकान में जाते हो खरीदने, तुम क्या बेच रहे हो पहले बताओ तो सही, तभी तो मैं लूंगा। तो आप भाई जानकारी आप लेने जाओगे तो पहले तुमको बताओ कि क्या क्या तुम लोग करते हो, तो ये जानकारी स्वयं देनी पड़ेगी स्वतः, ठीक है। क्या कुछ विशिष्टियां हैं, कार्य या कर्तव्य हैं, आप लोगों की कर्मचारी कुछ शक्तियां या जिम्मेदारियां क्या है, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे तुमने डिसाइड किया है, निर्णय कैसे लिया है, जवाब तय करने का तरीका भी बताओ मेरे को, ठीक है। कामकाज के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम और कुछ मैनुअल है, उसकी भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्वतः ही क्या करना, प्रकाशन करना पड़ेगा। कामकाज के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम हो गया, पास मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण, अधिकारियों कर्मचारियों के डायरेक्टरी फोन नंबर, उनका मासिक वेतन। देखे नहीं देखे, पीएससी में जाते हो तो लिखा होता है अध्यक्ष है, ठीक है, उसका पूरा जानकारी लिखा होता है, ठीक है, डायरेक्टरी भी लिखा होता है, अध्यक्ष का नंबर ये है, देखे हो क्या।
गए ही नहीं पीएससी में कभी, नहीं गए हो क्या? साइट पे देखे ही नहीं हो? पीएससी की साइट ही नहीं देखे हो? देखे हो ना? देखे हो नहीं देखे हो? पूरा लिखा रहता है उसमें, ठीक है। उनका मासिक वेतन वहाँ पे नहीं लिखा होता है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में लिखा होता है। विभाग के एक और साइट पे जाओगे, उसमें जाओगे, पूरा लिखा होता है उसमें कि इसको इतना पेमेंट दिया हूँ मैं, इतना खर्चा हुआ है, इतना एसी मंगाया गया है, इस बार इतना फंड आया है, परीक्षा शुल्क से इतना कमाए हैं, पेपर जांच किए हैं इस बार इतना, तो इतना करोड़ खर्चा हुआ है, खाने पीने में कितना खर्चा, एक एक चीज़ उसमें लिखा होता है। वहाँ पर जो क्या होगा, उस विभाग का जो होगा, वित्तीय विभाग का, पीएससी में, वो क्या करेगा, पूरा जानकारी रखता है, उसको जारी करेगा। कब? 31 मार्च को जारी करेगा, है ना। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक का पूरा 31 मार्च तक का जानकारी तुमको रखना है। इसलिए देखना, अभी सबको छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगा। अभी 31 मार्च तक भाई चुपचाप पूरा काम करके दो। समझ में आ गया? आगे विभागीय बजट और खर्च का विवरण, जिसके बारे में बता रहा था, कितना पैसा आया और कितना गया, इसका जानकारी भी क्या करना पड़ेगा, स्वतः प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सब्सिडी देते हैं उसका भी जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पुस्तकालय, लाइब्रेरी जो सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक नागरिकों के लिए, सब चीज का क्या करना पड़ेगा, पीआईओ के नाम, पद नाम और उनका विवरण, ये स्वतः ही तुमको क्या करना पड़ेगा, विभाग को जारी करना पड़ेगा। ये क्या है, लोक प्राधिकारी की बाध्यता है। आसान है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करके रखना बस, सिनॉप्सिस बनाने की जरूरत अब बार बार नहीं है, ठीक है ना, बस कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना। 4 का 2 वही है, फिर से प्रोएक्टिव, निरंतर प्रयास करेगा कि खुद से इतनी जानकारी इंटरनेट और अन्य माध्यमों उपलब्ध कराया जाए कि जनता को सूचना मांगने की कानून का सहारा कम से कम लेना पड़े। ये कौन करता है? मतलब ये बोल रहा है कि तुमको प्रोएक्टिव भी रहना है, जितना सूचना है तुमको इंटरनेट पर डालते रहना, जिससे जनता जो है आरटीआई की जरूरत ना पड़े। हो ही नहीं सकता, पहले जो काम है वो तो कर ले, या फिर विभाग में इतना काम है कि ये काम कर ही नहीं पाएगा। बात समझ आ गया ना? आगे अब इतना ही सब करते रहेगा तो फिर गए, तलाक हो जाएगा उसका, तो है कि नहीं। रात रात को काम करते रहा, इधर कल रात को एक लड़का फोन कर रहा है मेरे को रात को कि सर जान स्ट्रेटेजी पूछना था मेरे को, ऐसे करके, तो ऐसे में कहाँ शादी होगा इन लोग के चक्कर में, ऐसे तलाक हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो मामला है। तो ये अधिकारियों का कुछ ऐसा है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें क्या है, ये सब काम बहुत ज्यादा रहता है भाई। आगे धारा 5, लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, इसमें क्या रहेगा, पीआईओ की नियुक्ति की जाएगी। क्या हो सकता है, एक असिस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, और एक क्या होगा, नहीं लिखा है क्या, वो आगे लिखा हुआ है सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो उसका क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नियम है एपीआईओ को दिया जाएगा जवाब देने के लिए, अतिरिक्त जोड़ दिया गया है। यदि आवेदन सहायक को दे दिए, अभी बोले जन सूचना अधिकारी को दिया तो 30 दिन, और गलती से आपने सहायक को दे दिया तो 5 दिन आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अंडरलाइन वो कर दिया हूँ, बोल्ड कर दिया हूँ मैं, 5 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 5 दिन वो कहाँ जाएगा, सहायक से जन सूचना अधिकारी के पास जाने में उसको जोड़ दिया गया है, जाएगा भाई से करके। ठीक है, पीआईओ कर्तव्य लिखा गया है, क्या कर्तव्य लिखा गया है, सूचना मांगने वाले व्यक्ति की क्या करेगा, वो मदद करेगा, या फिर किसी अन्य अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है तो वह ले सकता है, वह दूसरा अधिकारी भी इस कानून के तहत जिम्मेदार माना जाएगा। अगर दूसरा सहायता लिया तो वो भी जिम्मेदार माना जाएगा। तो दूसरा आदमी बोलेगा तीही कर, कल के डेट में कहीं हुई तो मैं हो जाऊंगा अंदर, इसलिए, है कि नहीं, तोला बना है तीही कर। इसलिए ध्यान रखना, सुने होगे हर डिपार्टमेंट में आदमी जो है जन सूचना अधिकारी बनना नहीं चाहते हैं। अगर आपके आसपास होंगे कोई तो सब लोग डरते हैं, अरे यार फालतू का है करके, क्योंकि इसमें ना 1 रुपया मिलना है, काम है लेकिन पैसा नहीं है ना, फालतू का। क्योंकि इसमें बाउंडेशन भी है, देना ही है 30 दिन के भीतर, नहीं दोगे तो फिर नाटक हो जाएगा। तो आदमी लोग क्या करते हैं, इसमें डरते हैं चार्ज लेने से, बहाना देते हैं, एक से एक बहाना देंगे, कैंसर हो गया है मेरे को, डायबिटीज का आदमी हूं मैं, है ना, तलाक होने वाला है मेरा, झगड़ा चलते रहता है रात दिन बीवी से करके, तो नया टाइप का बहाना देंगे और बोलेंगे कि हम लोग चार्ज नहीं लेंगे भाई। या कभी कभी ऐसा चार्ज नहीं लेते उन लोग कि जिसमें काम ज़्यादा है। जैसे जनपद पंचायत सीईओ लोग को बोलोगे कि तुम लोग को प्रमोशन किया जाता है, किसके लिए भाई, एडीटी के रूप में, असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल के रूप में तुमको प्रमोशन करते हैं, बोलेंगे हम लोग नहीं जाएंगे,
क्यों नहीं जाओगे? पैसा ही नहीं है उसमें, काम बहुत है, पैसा नहीं है। पैसा किस में है? जनपद सीओ में है। तो लोग बहाना देंगे, मैं नहीं जाऊंगा भाई, ऐसा होता है, तो बहुत सारे बहाने दिए जाते हैं। ठीक, आगे सूचना प्राप्ति के हाउ टू अप्लाई करोगे। अप्लाई इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कैसे करोगे भाई? कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन कर सकता है, आसान है। किस माध्यम में करेगा? हिंदी अंग्रेजी में करेगा या फिर वहाँ की जो भी राजभाषा है। सूचना मांगने वाले व्यक्ति को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सूचना क्यों मांग रहा है, समझ में आ गया ना? उसे केवल अपना संपर्क विवरण, नाम, पता देना होगा ताकि उसे सूचना भेजी जा सके। ऐसा नहीं कि मोबाइल नंबर नहीं बताया, एड्रेस नहीं बताया, क्यों नहीं भेजे मेरे 30 दिन में, फिर बुलाएगा आपको, इधर आ सके, है ना, साइड मिलेगा, उसके बाद अच्छे देगा। समझ में आ गया ना? पहले बताएगा तेरे को कि इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन देना भी है तुमको भाई। मोबाइल नंबर देना है, एड्रेस देना है, ठीक है ना, याद रखना है। और कई लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर एड्रेस नहीं देते, दूसरे का देते हैं ताकि मेरा नाम मत आए, है ना, क्योंकि हो सकता है कि जान का खतरा भी हो सकता है कभी कभी, है कि नहीं? हो सकता है कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर आप लगा भी रहे हैं आरटीआई, तो आप दूसरे के नाम से लगा दो, जो परिचित है आपका उसके नाम से लगा दो, है ना, कि भाई तेरा नाम डाल रहा हूँ मैं, ऐसे मैं ऐसा किया हूँ एक दो बार, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ऐसे व्यक्ति का नाम डालो, आप अधिकारी हो मान लो बात, तो अधिकारी अपने नाम से आरटीआई नहीं लगाता है, दूसरे के नाम से डालता है, जो आदमी खाली पीले बैठा है, किसान विसान आदमी है, उसको क्या ही जाएगा, क्या ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करोगे उसके खिलाफ? कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, सिंपल है। आज भी मैं वैसी खेत में बैठा था, जेल में बैठ जाऊंगा, उसमें क्या है, ठीक है। आगे डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, निपटारा कैसे होगा? ठीक है, सामान्यतः आवेदन मिलने के कितने दिन के भीतर? 30 दिनों के भीतर सूचना देनी होगी, बोल्ड कर दिया हूं मैं, ठीक है ना। दूसरा, यदि जानकारी मांगी गई जानकारी किस संबंधित है, किसी के लाइफ और लिबर्टी संबंधित है, तो उसे 48 घंटे के भीतर जानकारी देना अनिवार्य है। तीसरा, ठीक है, अस्वीकृति भी हो सकती है, 30 दिनों में जवाब नहीं मिलता है तो माना जाएगा अधिकारी ने सूचना देने से मना कर दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हैं, ठीक है। कब, कितने दिन में नहीं दिए तो? 30 दिन में नहीं दिए, ठीक है। कुछ और बताया गया, फीस के बारे में बताया कि सूचना के लिए निर्धारित फीस आपको लेना होगा। बीपीएल को छूट है, यह अधिकारी तय सीमा के भीतर सूचना नहीं दे पाता है तो सूचना क्या हो जाएगी? फ्री ऑफ कॉस्ट देनी होगी। बाद में वही मामला जाएगा तो आगे फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, 10 रुपये भी वापस हो जाएगा, प्रिंट आउट का पैसा भी वापस हो जाएगा, ठीक है। ये है, लेकिन कोई मांगता नहीं है। अभी पीएससी में बहुत लोग आरटीआई लगाया था, डिले हो गया है, और क्या उनको बहाना दे दिया कि यहाँ से डिस्पोज हो चुका है, बीच में कहीं फंस गया है ना, या फिर ऐसा ऐसा बहाना देते हैं इन लोग कि पूछो मत, होता है ऐसा कई बार, ठीक। तो उनको भेजा ही नहीं गया ना भाई, जब तक पीएससी नहीं भेजेगा ट्रैक वाला मैसेज, तब तक ट्रैक कहाँ से करोगे? कुछ लोग को भेजा गया था, कुछ लोग को भेजा ही नहीं गया, सिंपल सी बात है। सूचना का प्रकटन यहाँ पे याद है, सबसे इंपॉर्टेंट बताया था, यही वाला है करके, सेक्शन क्रमांक 8। क्या बोला गया है? पहला कीवर्ड्स सुरक्षा, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया हूँ। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक और वैज्ञानिक हित पर अगर बुरा प्रभाव पड़े तो ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। दूसरा, अदालत की जिससे क्या हो जाए? अवमानना हो जाए, जिससे क्या हो जाए? अवमानना का केस लग जाए, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना है। दूसरा, किसका विशेषाधिकार का हनन हो जाए? संसद या विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो जाए। किसी प्रकार का व्यवसायिक गोपनीयता, मतलब समझ रहे हो, अगर इंफॉर्मेशन आप मांगे किसी कंपनी का प्रोडक्ट कैसे बनता है ये बताओ मेरे को, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते भाई, समझ में आ गया ना। ये क्या है? पेटेंट वाला मामला है, तो ऐसा भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन दे भी सकते हैं। वहां पर देखना पड़ेगा कि अगर वो लोकहित में है। अभी देखेंगे 3 जगह लोकहित का मामला आएगा। विदेशी सरकार के विश्वास प्राप्त में कोई जानकारी है फॉरेन वाला, तो नहीं दे सकते। व्यक्ति के जीवन को खतरा है तो भी नहीं दे सकते। व्यक्ति के जीवन खतरा हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है ना, कि जैसे कि मान लो बात, आपने जांच करवाया, है ना, जांच करवाया और पता चला कि एड्स है, क्या है? एड्स है,
और आपको उसका कर दे, जानकारी मांगे और आपको जानकारी दे दिया, तो गांव वाले क्या कर सकते हैं, उसको गांव से ही भगा सकते हैं। गांव से क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं, या उसको जान की हानि भी हो सकती है। कभी किसी को कुष्ठ रोग हो गया, समझ आ गया ना, या किसी ऐसा भी इंफॉर्मेशन समझ रहे हो जिससे क्या हो सकता है, जान की हानि भी हो सकती है, ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। किसी इन्वेस्टिगेशन के जांच में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है, पुलिस कार्रवाई चल रहा है, आप बोल रहे हो क्या जांच कर रहे हो मेरे को बताओ, समझ में आ गया ना, तो ऐसा जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा, कैबिनेट मंत्री परिषद ने, कैबिनेट ने सचिव के साथ या अन्य अधिकारियों के साथ क्या विचार विमर्श किया है, तो आप बोल रहे हो तुम लोग क्या बात किए उस दिन बताओ मेरे को, तो यहाँ जानकारी नहीं दिया जाएगा, हो सकता है सेंसिटिव मामला हो। ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत जानकारी, प्राइवेसी, ऐसी जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से लेना देना नहीं है, जिससे किसी व्यक्ति की निजता में क्या होता है, अनावश्यक दखल होता है। लेकिन कुछ मामलों में यहाँ पे भी अगर हित में है, जनता के हित में है, तो भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट अगर जुड़ा हो, जैसे कि मान लो, फिर वही केस आ सकता है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल वही ले सकते हो कि मान लो बात आपको एड्स है तो जानकारी नहीं देंगे, लेकिन आपको कोविड हो गया, कोविड हो गया, तो जनता को बताना जरूरी है इस आदमी को कोविड है, इससे अलग रहना है, क्वारंटीन में रहना है। हुआ तक नहीं हुआ था क्वारंटीन, बताया था ना कि इस आदमी क्वारंटीन रखा गया है, रूम के सामने, घर के सामने लगा दिए थे, जनता के हित जुड़ा था उसमें, इसलिए क्या है, इसका अपवाद भी है। ठीक है। उसके अलावा 20 साल का नियम, कुछ हिस्सों छोड़कर कोई भी घटना या मामला जो 20 साल पुराना है उसकी जानकारी मांगी जा सकती है, भले ही वह पहले से क्या रहा हो, गोपनीय हो, कंडीशन बता दिया गया है। ठीक है। आगे कॉपीराइट का उल्लंघन सेम है। उसके बाद है पृथककरणीय, कुछ मामलों को दिया जाएगा, कुछ मामलों को नहीं दिया जाएगा। धारा 11 पर थर्ड पार्टी, पूरा कहानी बता चुका हूं मैं, थर्ड पार्टी के बारे में बता चुका हूं मैं। 5 दिन में क्या दिया जाएगा, उसको लिखित में सूचना दिया जाएगा, नोटिस। 10 दिन में उसको राय मांगा जाएगा, और 40 दिन में क्या किया जाएगा, निपटारा कर दिया जाएगा। अंतिम फैसला अधिकारी का होगा, लिखा हुआ है देखो, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा, अधिकारी का होगा, नहीं लिखा है निपटारा 40 दिन में। तीसरे पक्ष को सूचना दी जाएगी ताकि इसके खिलाफ अपील कर सके, 40 दिन निपटारा करना है। ठीक है, नोट कर लेना वहां पर। इसके बाद है अध्याय क्रमांक 3, सूचना आयोग। 2 प्रकार का सूचना आयोग है, अध्याय क्रमांक 4 में राज्य के लिए है, 3 में है सेंट्रल के लिए। आयोग का गठन वठन पूरा मैं अभी बता दिया हूँ। ठीक है, कीवर्ड्स को यहाँ पर डाल दिया हूँ। 10 अन्य होंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, चयन समिति होगा, योग्यता होगा। ठीक है, योग्यता, पाबंदी क्या हो सकता है, सांसद विधायक या लाभ के पद पर न हो, पदावधि 5 साल या 65 वर्ष, पुनर्नियुक्ति नहीं। ठीक है। इसके बाद शपथ किसके सामने लेगा, राष्ट्रपति के सामने। हटाए जाने की प्रक्रिया क्या क्या हो, दिवालिया हो, अपराधी हो, शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो, तो कार्यकाल के दौरान या फिर किसी कारण से क्या कर रहा है, वो पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उसके साथ साथ, तो क्या किया जाएगा, उसको हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति या राज्यपाल। अध्याय क्रमांक 4, राज्य सूचना आयोग। 15 राज्य सूचना आयोग का गठन, कॉपी पेस्ट पूरा। 18 सूचना आयोग की शक्तियां और कार्य और अपील, 18। ठीक है। कुछ शिकायतों की जांच किया जा सकेगा, यहाँ पर क्या क्या है भाई, आरटीआई आवेदन लेने से अगर किसने मना कर दिया गया हो, दूसरा समय में जानकारी नहीं दी गई हो, या अनुचित रूप से उससे पैसा लिया गया हो, जो कुछ पॉइंट छूट गया था वहां पे, याद है ना, यहाँ पर ऐड कर लेना उसको। झूठी या भ्रामक जानकारी दी गई हो। ठीक है। जांच करने की शक्ति बताई गई है कि अगर जांच कर रहा है तो उसको किसके मामले की तरह, सिविल कोर्ट के समान उसको क्या होगा, यहाँ पर अधिकार या शक्तियां दिया गया। अब सिविल कोर्ट का मामला अगर आ गया तो फिर कहानी चालू, समन जारी करेगा, हाजिर होने के लिए मजबूर करेगा, लिखित या रूप से साक्ष्य लेगा या शपथ लेगा, किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है, गवाहों दस्तावेज की परीक्षा के लिए समन जारी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। 19 अपील करेंगे, यदि आपको जानकारी नहीं मिली, ठीक है, या फिर जानकारी से आप क्या नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। पहला अपील करेंगे फर्स्ट अपील, यदि 30 दिन के भीतर जवाब नहीं मिले या जवाब गलत मिले तो आप उसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील कर सकते हो। कंडीशन क्या है, 30 दिन के
बाद। ठीक है, समय सीमा क्या है? यदि अपील जानकारी मिलने के या समय सीमा खत्म होने के 30 दिन के भीतर जानी चाहिए। समझ में आ गया ना? दूसरा अपील, इसके लिए भी कंडीशन है, इसको भी कितने दिन के भीतर देना है? 30 दिन के भीतर। फर्स्ट अपील करोगे तो उसके लिए बाउंडेशन क्या है? 30 दिन के भीतर। पहले भी के लिए क्या था? 30 दिन। दूसरा अपील, यदि आप प्रथम अपील के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप 90 दिन के भीतर क्या कर सकते हो? केंद्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी अपील कर सकते हो। समय सीमा क्या है? 90 दिन के बाद अपील स्वीकार कर सकते हैं यदि देरी का कारण उचित हो। वही कल जो देखे थे, है ना, तबियत खराब हो गया था इसी के। निर्णय की समय सीमा इसमें थोड़ा चेंज है। आयोग को अपील का निपटारा 30 से 45 दिनों में करना है। पहले के लिए 30, स्टार्टिंग के लिए 30, फर्स्ट के लिए भी 30, लेकिन थर्ड के लिए जो है 15 दिन एक्स्ट्रा और दिया गया है। मिनिमम 30, मैक्सिमम कितना है? 45, 45 डेज का यहाँ पे 15 दिन का एक्स्ट्रा दिया गया है। पढ़ते समय इसको दिमाग में रखना है। ये डेटा नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना? 30 का कुछ भी इधर मत लिख देना। आगे अंतिम निर्णय, सूचना आयोग का निर्णय क्या होगा? बाध्यकारी होगा, यानी विभाग को उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब विभाग ने यहाँ पे निर्णय दे दिया है, सूचना आयोग ने, तो पेनाल्टी भी ले सकते हो उससे। यह तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, है ना, और आप बोल रहे कि नहीं मेरे पैसा भी चाहिए। मैं डेली डेली इधर विभाग घूम रहा था, डेली का 20 का समोसा खाया, मैं चाय पिया, मैं, है कि नहीं? तो पूरा हिसाब लगा के आप जोड़ जाड़ के दिया कि मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, तबियत भी खराब हो गया मेरा। ठीक है, तो आप बोले कि मुझे क्या चाहिए? मुआवजा भी चाहिए, तो क्या लगेगा? पेनाल्टी उसके ऊपर लगेगा। कैसे लगेगा? यदि जन सूचना अधिकारी बिना उचित कारण के आवेदन लेने से मना करता है जानबूझकर, फिर वही कहानी, आयोग उस पर 250 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है, और यह जुर्माना जो है कितना हो सकता है? 25,000 का तक हो सकता है। क्या हो सकता है? तक हो सकता है। लिखते समय ध्यान रखना कीवर्ड्स को, तक हो सकता है। या फिर अगर वो बार बार ये गलती कर रहा है, ऊपर में जो गलती लिखा है बार बार कर रहा है गंभीर मामलों में, तो क्या हो सकता है? उसके ऊपर विभागीय जांच या कड़ी सजा भी हो सकती है। जेल नहीं भेजेंगे, कड़ी सजा होगी। मतलब क्या है? सस्पेंड ही तो करोगे। ऐसा बोलते ना, क्या ही करोगे? सस्पेंड करोगे और क्या करोगे? जान नहीं डरता ऐसे करके बोलते ना। उसके बाद है, लास्ट है प्रकरण। इसको क्या ही पढ़ोगे, तुम लोग खुद बोल दोगे आप बंद करो भाई, हो गया बहुत ऐसे करके, है कि नहीं? 21 से लेकर 31 जिसको हम लोग 3 बार देख चुके हैं, याद भी हो गया होगा, है कि नहीं? हुआ कि मैंने याद नहीं हुआ है? नहीं पूछूंगा, टेंशन नहीं है। फालतू डर गए लोग, ए यार हम ही लोग को पूछते हैं लोग ऐसे करके, बाकी लोग भी तो हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप याद करके और पढ़कर लिखकर कल आना है। कल है फ्राइडे, कल पढ़ेंगे हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। क्लियर है?